हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मनोविज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर मनोविज्ञान का सारा दारोमदार है, मनोविज्ञान की जितनी रिसर्च है वो जिसके पीछे है, वो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। नाम है अधिगम, सीखना। कोई भी जो मनोविज्ञान में रिसर्च होती है, कहीं ना कहीं उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है वो अधिगम ही होता है कि बालक है जो अच्छे से अधिगम कैसे कर पाए, उस पर काम किया जाता है सारे रिसर्च में। तो अधिगम वाला टॉपिक सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने में तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अपने को 3 भाग में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे, वो जो भाग है वो रहेगा अपना भाग 1, और इसके बाद जो इसके सिद्धांत हैं उनको और अन्य जो चीज़ें हैं उनको भाग 2 और 3 में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसके अर्थ की बात करेंगे, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, परिभाषाएं वगैरह हो गई हैं, ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वैसे तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम लिखा हुआ भी है, प्रभावित करने वाले कारक, फिर सिद्धांत हैं, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। 2-3 सिद्धांत आज ही इस वीडियो में देख लेंगे हम, जो अर्थ प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ, और अगले वीडियो में हम सिद्धांत कंप्लीट करेंगे, फिर अन्य जो प्रक्रियाएं वगैरह हैं उनको भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे अधिगम का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक, ये हम पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रक्रियाएं। ये इसमें थोड़ा सा भाग है जो भाग 1 में आ जाएगा सिद्धांत का, 2-3 सिद्धांत हम देखेंगे। इसके अलावा सिद्धांत है वो भाग 2 में, और भाग 3 में हम पढ़ेंगे इन दोनों। अब आज की जो पढ़ाई है अपनी वो यहाँ से शुरू है। सबसे पहले दे रखा है अधिगम का अर्थ, सीखना, लर्निंग। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। याद है व्यवहार में वांछित परिवर्तन। अब परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, वांछित, जैसा हम चाहते हैं वैसा, तो फिर वो क्या है, अधिगम है। हिलगार्ड और स्मिथ दोनों की पुस्तकों का नाम यहाँ आया है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड की बुक है, और साइकोलॉजी इन टीचिंग ये जो बी स्मिथ की बुक है। हिलगार्ड कहते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई अन्य क्रिया है वो आरंभ होती है, और स्मिथ का मानना है कि अधिगम प्रक्रिया में चालक, लक्ष्य और लक्ष्य के अवरोधक होने ही चाहिए, तभी जाके अधिगम होगा। और अधिगम में परिवर्तन की बात हुई है, देखो यहाँ हमने बात की थी परिवर्तन होना अधिगम है, तो एक नोट यहाँ डाला गया है। अधिगम में थकान, बीमारी या थकान, बीमारी या परिपक्वता के कारण अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो जो अधिगम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर आगे लिखा है कि परिपक्वता है वो अधिगम को प्रभावित करती है ना, ये ध्यान रखना है। वो अधिगम है नहीं, लेकिन अधिगम को प्रभावित करती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हम बहुत डिटेल में जो परिपक्वता है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। अब परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। अधिगम से रिलेटेड परिभाषा 99.99% है जो पॉसिबल है। यहाँ पर जो हम 15-16 परिभाषाएं पढ़ रहे हैं उनमें से एक आपको सीधी एग्जाम में छपी हुई मिल जाए, चाहे वो क्वालिफाइंग हो चाहे मेंस हो। सबसे पहले हिलगार्ड बात करते हैं, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना अधिगम है, ऐसा मानना है हिलगार्ड का। हिलगार्ड और एटकिंसन की एक और आएगी परिभाषा, आगे उसको देखेंगे। या केवल हिलगार्ड का नाम आता है या फिर ये नवीन परिस्थितियों वाली परिभाषा आती है, तो आपको आंसर सही करना है हिलगार्ड। वुडवर्थ का मानना है विकास की प्रक्रिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है या अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है, ऐसा मानना है किसका, वुडवर्थ का। क्रो एंड क्रो की परिभाषा जरूर सबको याद होगी क्योंकि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है वो अधिगम है, यानी हमारी जो नई आदतें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, या फिर जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं या अभिवृत्तियां हमारी जो हैं उन सब का अर्जन है जो अधिगम कहलाता है, ऐसा मानना है किसका, क्रो एंड क्रो का। फिर नेक्स्ट है गेट्स एवं अन्य। गेट्स में गेट यानी प्राप्त करना होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना, ऐसे करके कुछ थोड़ा याद कर सकते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ऐसा मानना है गेट्स का। स्किनर मानते हैं कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है, यानी कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का मानना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में बदलाव अधिगम है, यानी कि आपका जो व्यवहार है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके कारण फिर आगे आने वाले समय में आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे, और वही क्या होगा, परिवर्तन होगा। गिलफोर्ड के बाद हम बात करते हैं मॉर्गन और किंग की। तो मॉर्गन और किंग क्या बात कर रहे हैं,
वैसे रिली व लेविस और मॉर्गन और किंग, इनकी जो परिभाषा है दोनों की बहुत ज़्यादा आपस में मैच करती हैं। अब यहाँ पर तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात की गई है और यहाँ बात की गई है धारण करने की। तो रिलीव लेविस का मानना है अभ्यास और अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना है। और मॉर्गन व किंग क्या मानते हैं? अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है। बहुत मतलब कि अभ्यास शब्द, अनुभूति शब्द, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो आपको जो याद करना, अब अपेक्षाकृत स्थायी की बात करेंगे उस समय आपको किंग को याद रखना है। अपेक्षाकृत स्थायी है वो किंग है। और धारण योग्य की बात कही गई है तो फिर लेविस को याद रखना है, रिलीवर लेविस को याद रखना है। नेक्स्ट है पील का मानना है कि व्यक्ति में परिवर्तन अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण से होता है। जैसा वातावरण में चेंजेज होगा ऐसा व्यक्ति में बदलाव आएगा। डेनियल बेल मानते हैं कि अंतः क्रिया द्वारा सुधार, वातावरण के साथ जो व्यक्ति अंतः क्रिया करता है, अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा सुधार का नाम है। तो वातावरण की अंतः क्रिया के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं बेल को। हिलगार्ड और एटकिंसन, अब हिलगार्ड की पर्सनल जब आएगी तो वो नवीन परिस्थितियों वाला हमने पढ़ लिया था। एटकिंसन का नाम उनके साथ आ जाता है तो फिर पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पुराने दोस्त के रूप में याद कर लेना, एटकिंसन उनका पुराना दोस्त था और इसी कारण परिभाषा में भी ये पुराना अनुभव शब्द आ गया, ऐसे याद रखना। बाकी हिलगार्ड का अगर नाम आए केवल हिलगार्ड का तो फिर वो नवीन परिस्थितियों वाली परिभाषा है। कोलविन, पहले से निर्मित व्यवहार में, यानी कि व्यवहार है वो पहले से निर्मित है, अब आप जो नए अनुभव हासिल कर रहे हैं उससे उसमें सुधार होगा और उसको ही अधिगम मान लिया है किन्होंने? कोलविन ने। क्रोनबेक का मानना है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है ऐसी बात कही है क्रोनबेक ने। थॉर्नडाइक का मानना है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन, मतलब आप जो काम करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, मतलब कि फॉलो बैक जो भी जिसको कहते हैं, वो उसका चयन करना और उसको उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहा जा सकता है। यानी कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। गार्डनर मर्फी, हाँ ये आपको ध्यान होगा जब इथान डाइक ने बिल्ली वाला जो प्रयोग किया था उसमें यही लगभग जो चीज है हम प्रयोग के निष्कर्ष में देखते हैं, वो निष्कर्ष है उन्होंने अधिगम की परिभाषा में तब्दील कर दिया। गार्डनर मर्फी हैं वो क्या मानते हैं? अधिगम में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि वातावरण को जो चीज चाहिए है ना, या फिर हमें वातावरण से जो चीज चाहिए और उनकी पूर्ति के लिए व्यवहार में हम बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, वो है क्या है? व्यवहार, ये अपना अधिगम, वो व्यवहार ही अधिगम है, या व्यवहार में बदलाव है वो अधिगम है। आगे पावलोव जो लास्ट परिभाषा है उनका मानना है, ये प्रयोग के आधार पे ही है, तो पावलोव और थार्नडाइक तो याद रह जाएगा इसी में। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। जब कुत्ते पे प्रयोग किया और बाद में कुत्ते की जो आदत बन गई थी उसके आधार पे उन्होंने उसको अधिगम नाम दिया है। तो ये हम परिभाषाओं की बात कर रहे थे। परिभाषाओं में हमने हिलगार्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स, स्किनर, गिलफोर्ड, मॉर्गन किंग, रिली लेविस, ये जो बहुत सेम सेम सी परिभाषाएं थी उन पर बात की है। इसके अलावा जैसे अपने क्या नाम है, पील है, डेनियल बेल है, हिलगार्ड, एटकिंसन की जो वो पुराने अनुभव वाली परिभाषा है याद रखनी है आपको। कोलविन है, इसके अलावा कोलविन के बाद क्रोनबेक, थॉर्नडाइक, गार्डनर मर्फी, पावलोव, सारी परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से देखनी है। कुछ शब्दों को ऐसे आप जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके नाम के साथ ऐसे जोड़ के, या फिर और कोई भी ऐसी घटना है जो आपने उसके साथ देखी है, जोड़ के याद करना ही है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और जब आपके सामने 10-20 लाइनें हैं और उनके याद करने से अगर आपको एक क्वेश्चन है जो मेंस में या जो क्वालिफाइंग है उसमें कंप्लीट हो रहा है तो वो काम कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, भले ही टाइम लग रहा हो आपको। इस वीडियो में भी आपको ऐसे लगेगा कि यार इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद ही सही होती हैं या हम जैसा चाहते हैं वैसी होती है। अब हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। टोटल 5 दृष्टिकोण हैं जिसमें व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, हार्मिक है, क्षेत्रीय है और एक है भूल वाला, प्रयत्न व भूल दृष्टिकोण। तो ये टोटल 5 दृष्टिकोण हैं अधिगम से रिलेटेड और इनके आधार पे हम बहुत सारे सिद्धांत आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले क्या मानते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव व्यवहार से जोड़ दी है बात, जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो अधिगम है, ऐसा मानना है कि इनका व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, व्यू रखते हैं अपना, वो
समग्रता की बात करने वाले गेस्टाल्टवादी, अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया। ये संपूर्ण शब्द आया है, संपूर्ण शब्द आया मतलब वो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है। लक्ष्य केंद्रित अगर है तो हार्मिक दृष्टिकोण कहलाएगा। और किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन, मतलब आप सामने फिजिकली चीज को देख रहे हैं तो वो क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाएगा। और थार्नडाइक वाला जो प्रयोग है वो आएगा प्रयत्न व भूल दृष्टिकोण के अंतर्गत। ये टोटल आपके 5 अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन किससे रिलेटेड है या किसमें क्या चीज मुख्य रूप से है वो हमें पता होना चाहिए। अब आगे हम बात कर रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो एक तो पहला आपको सामने नजर आ रहा है, व्यक्तिगत हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारक में जैसे कोई व्यक्ति है उसको कितना मोटिवेशन मिला है, या फिर उसकी इच्छा शक्ति कितनी बढ़िया है, वो फिजिकली स्वस्थ है या नहीं है, या उसकी एज कितनी है, ये चीजें हैं जो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे कारक हैं जिन पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे आप किसी स्कूल में कोचिंग में जाते हैं, वहाँ का मास्टर कैसा है, मतलब टीचर कैसा है, उसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षक से रिलेटेड क्या है जो कहानी बन सकती है, शिक्षक संबंधी कारक हो जाएंगे वो। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट कैसा है, वो कठिन है, सरल है, वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी है या मतलब बहुत कम है, उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। तो वातावरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मतलब आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आप किस टेक्निक से पढ़ रहे हैं, मतलब आप किस टेक्निक का यूज करते हुए पढ़ रहे हैं, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी हम कारक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें अगर जैसे आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जाके पढ़ रहे हैं, या किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, या घर पर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें या और जो भी सिस्टम आपके आसपास हैं वो चीज़ भी आपके पढ़ाई के ऊपर है जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। किस तरह का स्कूल है, किस तरह का आपको निर्देशन मिलता है, किस तरह के लोग आपके संपर्क में हैं, कैसा आपका संगठन है ना, कैसे कैसे पुरस्कार वगैरह मिलते हैं, आप कितने कंपटीशन एग्जाम देते हैं या प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते हैं, वो सब चीज़ें आपके ऊपर या अधिगम को प्रभावित करने वाली चीज़ें रहेगी। और लास्ट एंड फाइनली एक हम वो भी देखेंगे, आपका जो समाज है वो कितना सपोर्टिव है। समाज बहुत सारी जगह हमने देखा है, बहुत सारे मतलब कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम अगर देखें तो एजुकेशन में बहुत बड़े लेवल पर वो काम कर रहे हैं कि वो समाज, उनके बच्चे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि वो समाज है जो सीधा एजुकेशन को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आएगी। फटाफट से देख लेते हैं। जब से सबसे पहले क्या लिख के और दे रखा है व्यक्तिगत कारक। अब व्यक्तिगत कारक में क्या क्या आ सकते हैं, देखो एक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के अलावा हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इच्छा शक्ति है, विल पावर जिसको हम कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। हमारा स्वास्थ्य है और हमारी आयु, परिपक्वता आयु, इस तरह से इसको, या एज कह सकते हैं, एज फैक्टर भी इंडिविजुअल है, मतलब कि क्या हो गया, एक व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत कारक है। जैसे एक पूरी क्लास है उसमें कोई एक विद्यार्थी बहुत अच्छा सीख जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारक उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी कहे जा सकते हैं। अभी प्रेरणा, स्किनर ने इसके बारे में कहा था कि ये सबसे बढ़िया जो राजमार्ग है सीखने का, बहुत बेस्ट है। अभिप्रेरणा क्या है हम जानते ही हैं, ये अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और अभिप्रेरणा वाला वीडियो हम देख चुके हैं, मतलब बहुत ही शानदार, लगभग 2 घंटे में अभिप्रेरणा वाले टॉपिक को हमने पूरा A to Z देख लिया था। इसमें A to Z का मतलब जितनी चीज़ें हो सकती हैं अभिप्रेरणा टॉपिक में वो सारी उस वीडियो में है। ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जो यहाँ 13-14 मिनट हो गए हैं ये वीडियो देख रहे हैं और वो नहीं देखा है तो उनको वो देख लेना चाहिए। अभिप्रेरणा से रिलेटेड उनका एग्जाम में कोई क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मानसिक विकास की रुचि, अनुशासन, शीघ्र अधिगम, ये सारी चीज़ें विप्रेरणा से रिलेटेड हो गई। अब स्टीवेंस हैं, उन्होंने बात की है विप्रेरणा के बारे में। उन्होंने कहा कि शिक्षक के पास AK-47 के जैसे हैं जो क्या है, अभिप्रेरणा उसका सबसे बढ़िया साधन है वो। अभी अधिगम की शुरुआत ही कहाँ से मानी जाती है, अभिप्रेरणा से मानी जाती है। ये सुनहरी सड़क, अनिवार्य स्थिति, उसका सर्वोत्तम आधार, ये सब हमने अभिप्रेरणा में पढ़ा था। इच्छा शक्ति अभिप्रेरणा के बाद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण बात है जो व्यक्तिगत रूप से है जो प्रभावित करती है, मतलब वो व्यक्तिगत कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला, विल पावर। जैसे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है। अब बहुत सारे हैं जिनका मन जो मतलब उनको लगता है एग्जाम में पास होना है, सिलेक्ट होना है, नौकरी लगनी है, जो भी है सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी विल पावर कुछ की तो कमज़ोर पड़ जाती है तो नहीं उठ पाते हैं, और कुछ हैं जिनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है तो वो उस समय वो काम कर जाते हैं और फिर सफलता भी मिलती है उनको। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, अरस्तु ने एक बात कही थी, बहुत फेमस है, डायलॉग है जो स्कूल में जरूर सुना होगा आपने, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब आपको आपके स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। अगर बालक स्वस्थ हैं
या कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो वो जल्दी अधिगम कर पाएगा, नहीं तो जो भी उसके अगर समस्या है किसी प्रकार की तो फिर उसका ध्यान है जो अधिगम के बजाय उस समस्या पर ज़्यादा रहेगा। परिपक्वता प्रभावित करती है ना। अधिगम परिपक्वता व आयु से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर एक जैसे 5 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, 15 साल के बच्चे को अगर 9th-10th की कोई आप कोई एक सवाल वगैरह समझा रहे हैं, एक 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिपक्वता के कारण जो 9th-10th का बच्चा है वो जल्दी सीख पाएगा, तो ऐसा हम इसको मान सकते हैं परिपक्वता। ये सारे के सारे थे व्यक्तिगत कारक। अब आगे परिपक्वता, क्योंकि यहाँ परिपक्वता का नाम आ गया है तो ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। परिपक्वता का मतलब ये हो गया एक मतलब एक एज है, कोई बालक है जो उस एज स्तर पर जाता है, उसके आधार पर कोई भी चीज़ है जो उस एज स्तर की है और उसके सामने है तो वो जल्दी सीख जाएगा, और नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। इस तरह की स्थिति है वो परिपक्वता से रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। अब परिपक्वता के बारे में जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं, आंतरिक सुधार प्रक्रिया परिपक्वता है, मतलब धीरे धीरे जो दिमाग है, अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें रोज रोज की जो दैनिक जीवन है उससे सीखते सीखते कुछ चीज़ें हैं वो आंतरिक रूप से विकसित होती हैं, ये उसमें शारीरिक योग्यताएं भी आई है। गैसेल का मानना है कि जीवन चक्र के जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता मान सकते हैं। हिलगार्ड का मानना है कि जो अधिगम है और परिपक्वता है वो एक जैसे कपल हो ऐसे हैं और साथ साथ चलने वाले कारक हैं। हरलोग का मानना है कि वंशानुक्रम के उभारता वातावरण के सामाजिक सांस्कृतिक बलों की अंत्य क्रिया है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आधारित होती हैं, और परिपक्वता अधिगम के लिए एक तरीके से क्या है, रॉ मटेरियल है। कर्माइकेल क्या मानते हैं, परिपक्वता इम्पोर्टेंट नहीं होती। कर्माइकेल थोड़ा सा अलग है तो ये आपको ध्यान रखना है। हरलोक, हिलगार्ड और गेसेल, इन तीनों ने जो सपोर्ट किया है मतलब परिपक्वता और अधिगम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड बताया है। कर्माइकेल मानते हैं कि परिपक्वता ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर परिपक्वता, अधिगम व विकास में संबंध। परिपक्वता, अधिगम और विकास, तीन बातें हो गई हैं, साथ का साथ देखना चाहिए। परिपक्वता का अध्ययन गेसेल ने किया, अन्य में थॉमसन है, हिलगार्ड है, गुडेनफ है, मेग्रा है, इन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया था। अब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अधिगम, और अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक देख रहे हैं, और उसमें हमने 4 कारक देखे थे। 4 कारक में एक कारक परिपक्वता या उम्र को माना गया था, और उसी को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, केवल आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि परिपक्वता क्या बला है। केसेल और थॉमसन का अध्ययन बताता है कि क्रिया को सीखने में अभ्यास का फायदा तब नहीं होता जब बालक की शारीरिक परिपक्वता पूर्ण न हो। केसेल के अनुसार शारीरिक मानसिक परिपक्वता में वृद्धि के साथ साथ संवेगों का विकास होता है। जब भी आप फिजिकली मेंटली जो परिपक्व होंगे तभी आपके अंदर है जो संवेगों का विकास भी उस तरह का होगा और आप सीख भी अच्छे से पाएंगे। हिलगार्ड ने बताया कि परिपक्वता के अभाव में अभ्यास व्यर्थ है। जैसे आप 5 साल के बच्चे को एक फौजी की ट्रेनिंग शुरू करवा दो तो वो परिपक्व नहीं है, इस कारण वो जो प्रैक्टिस करवा रहे हो आप वो व्यर्थ है। हालांकि कुछ जगह है जो थोड़ी कम एज में चीज़ें हैं जो फायदा कर सकती हैं, लेकिन सब जगह वो लागू नहीं होगा। गुड एनफ ने बताया कि संवेगों का विकास परिपक्वता से प्रभावित होता है, और ये हम वो जो बाल विकास वृद्धि वाला यूनिट है उसमें बहुत अच्छे से देखेंगे संवेगों का विकास वाला। परिपक्वता का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो, बालक के प्रारंभिक विकास पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, सही बात है। बालक का स्नायुविक मांसपेशीय प्रौढ़ता प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक बालक स्नायुविक व मांसपेशीय प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर लेता। 1 साल का बालक चलना वृद्धि परिपक्वता से सीखता है। अधिगम में भी परिपक्वता का महत्व है। 1 वर्ष के बालक को यदि हम ट्राई साइकिल सिखाना चाहें तो वह नहीं सीख पाता है, जबकि 3 साल का जो सीख जाता है। कारण है परिपक्वता। बोध व समस्या समाधान क्षेत्र में भी परिपक्वता सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। गामक कौशल विकास वगैरह में भी ये यूजफुल है। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंतर संबंधित हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। मतलब परिपक्वता और अधिगम दोनों मिलकर हैं जो व्यक्ति का विकास करते हैं। इनके संबंध में विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में परिपक्वता के अर्थों पर विचार करते हैं। तो जो विद्वान हैं उन्होंने परिपक्वता के बारे में क्या बात की है वो देख लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है क्षमता का ज्ञान, जैसे हमने देखा था ना, अधिगम का अर्थ है सीखना, वैसे परिपक्वता का मतलब क्या है, क्षमता का नाम, क्षमता। परिपक्वता मतलब क्षमता। अब गेसल क्या कह रहे हैं, आत्मसीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीन के समूचे स्वभाव को परिपक्वता कहते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल जो जीवाणु का समूह कंप्लीट जो स्वभाव है वो परिपक्वता कहलाएगा। आत्मसीमित मतलब कोई एक व्यक्ति है उसका। गेट्स और जर्शिल्ड क्या मानते हैं, परिपक्वता वृद्धि है जो वातावरण की व्यापक स्थितियों में नियमित रूप से होती रहती हैं, या जो उत्तेजना की विशिष्ट स्थितियों जैसे प्रशिक्षण वगैरह।
परिपक्वता का अर्थ परिपक्वता की विशेषताओं से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। जीवाणुओं का समूचा प्रभाव है, स्वचालित प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए कोई अभिवृद्धि ये अपने मोटिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक होने वाली है। परिपक्वता का अर्थ वृद्धि एवं विकास दोनों है, वृद्धि भी है और विकास भी है। वृद्धि की पूर्णता, कहीं ना कहीं परिपक्वता है वो वृद्धि की पूर्णता की अवस्था है, मतलब आपने आप में जो ग्रोथ होनी थी वो कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब वो क्या है, परिपक्वता है। परिपक्वता की सुदृढ़ता, कंसोलिडेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आपके अंदर जो विकास हुआ है वो अब सुदृढ़ हो गया है, यानी वो क्या है, परिपक्वता। मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की सुदृढ़ता की अवस्था है वो क्या कहलाती है, परिपक्वता। और मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन, आंतरिक सुधार, मतलब कि आंतरिक सुधार में आ जाएगा जन्मजात परिपक्वता क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ जो व्यक्ति में आंतरिक सुधार होंगे और वो जो एक तरीके से उसकी परिपक्वता है। अधिगम का कारक, परिपक्वता अधिगम का आवश्यक कारक है, अधिगम का आधार है और अधिगम मानव विकास को पूर्ण करने का एकमात्र स्रोत है। आप मतलब सीखते हैं, उससे आपका डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से। परिपक्वता के कारक, उसमें 3 कारक माने हैं। एक तो है अर्जित, अर्जित व्यवहार सुधार करने में सहायक हो जाता है। अर्जन ही अधिगम का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र निर्धारित करता है। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वाइजेशन। धारण का मतलब होता है अब उसको दिमाग में भरना, है ना, मतलब कि स्टोर करके रखना। धारण के बिना अधिगम करता अर्जित गुण की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर आपके माइंड में वो चीज़ नहीं है तो फिर आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। और रिकॉल, अच्छे पुनर्स्मरण से हम शिक्षार्थी की परिपक्वता व अधिगम व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछा गया, आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उससे हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसकी जो परिपक्वता है या अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है। अधिगम कौशल के लिए अनिवार्य, परिपक्वता अधिगम कौशल के लिए जरूरी है। परिपक्वता शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं कंपलसरी मानी जा सकती है। शारीरिक मानसिक परिपक्वता की प्राप्ति किसी कार्य की कुशलता के लिए अनिवार्य है। 10वां है इसमें परिपक्वता एवं शारीरिक कुशलता। परिपक्वता अधिगम व्यवहार का विकास अधिगम करता की शारीरिक कुशलता पर निर्भर करता है। अर्जन, धारण और पुनः स्मरण, ये 3 जो हम अभी कारक बात करके आए हैं। अपने कार्य की अब कोई भी व्यक्ति अगर वो अर्जन, धारण और पुनः स्मरण है तो वो सफलतापूर्वक कोई भी काम कर पाएगा। शारीरिक उपकरण इन कारकों के भली भांति विकास के योग्य हो, मतलब कि और अन्य चीजें हैं वो सपोर्टिव हो। शारीरिक कमी है अथवा बीमारी है तो बालक की अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। शरीर स्वस्थ नहीं है, मांसपेशियां शक्तिशाली नहीं है तो बालक के व्यवहार में वांछित सुधार संभव नहीं होगा। इस संदर्भ में परिपक्वता को शारीरिक कुशलता कहा गया है। स्वामी विवेकानंद की भी हम जब भी कोई भी कहानी, कोई भी निबंध, उनके द्वारा कही गई कोई भी किताब, मतलब लिखी गई किताब या कही गई कोई बात हम पढ़ते हैं तो हर जगह यही बात आती है कि व्यक्ति को बहुत ही मजबूत सुदृढ़ होना चाहिए। उन्होंने तो भारत के नौजवानों के लिए भी कहा था कि उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनका शरीर है एकदम स्टील जैसा होना चाहिए, फौलाद जैसी मांसपेशियां होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ये बात कर रहे थे कि उनका जो शरीर है वो जो स्वस्थ होना चाहिए। अगर उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं जो अधिगम है या अन्य चीजें हैं वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। नेक्स्ट है परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण बेकार है। प्रशिक्षण बेकार है का मतलब हो गया, अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि छोटा बच्चा है उसको आप बड़े बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ वो काम नहीं करेगी। अधिगम और परिपक्वता में छोटा सा अंतर दे रखा है, सारणी दे रखी है तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। अधिगम पूरा अधिगम वाला एक बार पहले पूरा सेगमेंट देखते हैं। वातावरण पर आधारित होता है, हमने बात भी की थी, अधिगम है जो कहीं ना कहीं वातावरण पर डिपेंड होता है, वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक नियोजित प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है, अभ्यास इसके लिए जरूरी होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभिप्रेरणा का इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, पर्सनल प्रोसेस है, मतलब एक व्यक्ति सीख रहा है वो उसकी प्रक्रिया हो गई। मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसको माना जा सकता है। ये सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे थे, अधिगम के बारे में कर रहे थे। अब इसी के जैसे हम दोनों को मतलब एक दूसरे से तुलना करते हुए देखेंगे। परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित है, स्वतः चलित है, मतलब कोई भी नियोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई बालक है जो बड़ा हो रहा है तो उसके लिए वो नॉर्मली खाना वाना खा रहा है, खेल रहा कूद रहा मस्त है तो और बड़ा होता जाएगा, वो परिपक्वता हो जाएगी उसमें। परिपक्वता 25 साल तक का जो लगभग पूर्ण हो जाती है। अभ्यास आवश्यक नहीं होता है इसके लिए, है ना, प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। परिपक्वता पर प्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और ये व्यक्तिगत थी, ये सामान्य प्रक्रिया मतलब हर किसी में होती है। और परिपक्वता कहीं ना कहीं शारीरिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। तो ये अधिगम और परिपक्वता का अंतर है, आपको कैसे याद रखना है वो भी देख लो।
ऐसे याद रखना, अधिगम वातावरण पर आधारित, परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित। ऐसे तुलना करते हुए देखना, ये नियोजित है, ये स्वतः चलित है, ये निरंतर चलने वाली है, ये 25 साल में पूरी हो जाती है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं है। अभिप्रेरणा का इस पे प्रभाव पड़ता है, अधिगम पे, इस पे परिपक्वता पे नहीं पड़ता है। अधिगम है, लर्निंग है, वो इंडिविजुअल प्रोसेस है, जबकि ये जनरल प्रोसेस में आएगा। ये हैं जो मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली प्रोसेस हैं, और ये हैं जो फिजिकली प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसे आपको समझना है। आगे हम बात करते हैं अन्य व्यक्तिगत कारक। 4 हम देख चुके हैं। 4 में पहला अपना अभिप्रेरणा था, दूसरा इच्छा शक्ति, तीसरा हमने बात की थी हमारा स्वास्थ्य, और चौथे नंबर पे परिपक्वता, उसको बहुत डिटेल में हमने देख लिया। 5वें नंबर पे है स्मृति। आपका आईक्यू लेवल, कोई भी विद्यार्थी उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो अधिगम भी ज़्यादा रहेगा। रुचि, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट आपका जिन चीज़ों में है वो चीज़ें आप जल्दी सीखेंगे, जिनमें नहीं है वो चीज़ें जल्दी नहीं सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है एम्बिशन। देखो, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो बहुत सी बार ऐसे होता है कि भोजन नहीं करता, वो काम ही करता रहता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे देखा होगा आपने कि पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो महत्वाकांक्षा भी कहीं ना कहीं जो हमारा काम है, अधिगम है, उसकी गति को प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना आप कैसा खाते हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, इनका भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी संवेदना, आपका प्रत्यक्षीकरण, मतलब कोई चीज़ है उसको आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, छू कर देखते हैं या देखते हैं, तो फिर वो ज़्यादा याद रहेगा, अधिगम उससे प्रभावित होता है। ध्यान या अवधान, आप किसी चीज़ पर कितनी समय तक है जो पूरा ध्यान लगा सकते हैं, आपका ध्यान है जो डाइवर्ट नहीं होता है, तो फिर वो ध्यान या अवधान में आएगा, अटेंशन। थकान कार्य की कुशलता को प्रभावित करता है। मतलब आप सुबह से पढ़ रहे हैं और रात तक पढ़ते जा रहे हैं, तो रात में फिर आप ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, थकान के बाद जो संभावनाएं गड़बड़ होती हैं। जीवन उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य प्रभावित करते हैं। जीवन उद्देश्य का मतलब ऐसे समझना है, जैसे आपने कोई टारगेट बना लिया है पूरी लाइफ का, और उसके उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एफर्ट कर पाओगे, यानी कि आपका अधिगम है वो प्रभावित होगा। ये पहला कारक था जो में हमने पढ़ा, व्यक्तिगत कारक। और व्यक्तिगत कारक में हमने टोटल कितने कारक पढ़े हैं? 12 कारक पढ़े। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है या नहीं है, तो वो सिंपल सा है। अब अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, इस तरह का प्रश्न आए या व्यक्तिगत कारक हैं, तो फिर ये जो 12 हमने पढ़े हैं वो आपको अलग से अच्छे से पता होने चाहिए। अब बहुत सिंपल से छोटे मोटे कारक हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे टीचर से रिलेटेड जो कारक हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण हो गया कि जैसे वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, या फिर जैसे आप अभी ये जो मतलब कि वीडियो में देख रहे हैं, तो आपके सामने एक पीपीटी है, इसके आधार पे तो ये विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो गया कि एकदम व्यवस्थित है या नहीं है, उसमें जितनी डिटेल चाहिए उतनी है या नहीं है। जो संयोजन होता है, एक कोई भी टॉपिक है उसका, वो संयोजन व्यवस्थित है या नहीं है, तो वो एक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। आगे है विषय वस्तु में निपुणता या अधिकार। जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनको उस विषय का ज्ञान है या नहीं है, उनका पढ़ा हुआ विषय है या नहीं है। शिक्षक का व्यक्तित्व व व्यवहार, बहुत सी बार है जो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाता है। बहुत सारे शिक्षक हैं, उनके व्यक्तित्व के कारण ही अधिगम है वो प्रभावित होता है। शिक्षण की विधि, आपको पढ़ाने के लिए या आप द्वारा कोई जो भी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। आपकी स्किल भी वहाँ पर मैटर करती है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, बहुत सी बार ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जिनको किसी प्रकार की समस्या है, तो फिर वो क्लास उस रूप में नहीं ले पाएंगे या पढ़ाएंगे नहीं, तो वहाँ पर भी अधिगम है जो प्रभावित रहेगा। और पूर्वाग्रहों से ग्रसित कोई शिक्षक हैं या बहुत इस तरह की स्थिति है, तो भी अधिगम प्रभावित होगा। कार्य संबंधी कारक या विषय वस्तु, कार्य संबंधी कारक का मतलब हो गया, जैसे अधिगम है उसको आप एक मान लो, टास्क मान लो, काम मान लो। अब आपको कोई भी ऐसा काम दिया गया जो बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा समय तक आपको काम करना है और बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है, एक तरीके से वो परेशानी जैसा है, तो फिर अधिगम है जो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम बहुत कम समय का है, फटाफट से होने वाला है, कम समय में हो जाएगा, तो फिर आप अधिगम है जो ज़्यादा कर पाओगे। कार्य की उपयोगिता, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, उसका आपके लिए यूज क्या है। अगर आपके लिए ज़्यादा यूज है तो फिर आप ज़्यादा सीखोगे, अगर यूज नहीं है तो ज़्यादा सीखोगे नहीं। कार्य की रोचकता, रोचक होने पर अधिगम अधिक होगा। बहुत सी बार आपने नोट किया होगा, कोई भी टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग था, इस कारण से वो पक्का याद हो गया। जैसे कहानियाँ या कोई मूवी है, तो मूवी की कहानी पूरी याद ही रह जाती है। अभी गदर 2 देख के आए होंगे तो अब उनको पूरी कहानी पता होगी कि सबसे पहले क्या स्थिति बनती है, कि गदर जो शुरू की मूवी थी उसी के बारे में बातचीत चलती है। उसके बाद फिर वो लड़का है जो चला जाता है पाकिस्तान,
और गलतफहमी के चक्कर में जाता है। उसको लगता है कि उसके पापा मतलब तारा सिंह है जो वो चले गए पाकिस्तान, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में तारा सिंह जाता है, फिर वो अब की बार हैंडपम्प नहीं उखाड़ता, खंबा उखाड़ता, ऐसी सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि वो कहानी रोचक थी, और रोचक होने के कारण है जो अधिगम अधिक होगा। और यही चीज़ है जो आजकल एजुकेशन में भी यूज की जा रही हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ज़्यादा बढ़िया प्रॉपर वे में अधिगम कर पा रहे हैं। कार्य की कठिनाई, डिफ़िकल्टी कम होने पर, मतलब कि अगर कठिन है, कोई सब्जेक्ट कठिन है, कोई चीज़ कठिन है, तो वो जल्दी आप सीख नहीं पाएँगे, और कोई चीज़ सरल है तो आप जल्दी सीख जाएँगे। इसका चौथे पॉइंट का मतलब ये है। कार्य की समानता, एक जैसा काम होगा अगर तो फिर वो जल्दी आप सीख जाएँगे, एक जैसे टॉपिक अगर मिल जाएँ तो वो जल्दी सीख जाएँगे। ये अपना हम जो बात कर रहे थे तीसरे नंबर का, जो कार्य संबंधी या विषय वस्तु किस तरह की हैं उससे संबंधित कारक हो गया। चौथे नंबर पे दे रखा वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण का मतलब हो गया, जैसे एक ये विद्यार्थी है, अब इसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो इसके लिए क्या कहलाएगी? वातावरण कहलाएगी। जैसे भौतिक वातावरण, जिसमें उसका क्लाइमेट कैसा है, आसपास में हल्ला गुल्ला तो नहीं हो रहा है, शोर तो नहीं हो रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसके आस पड़ोस वाले लोग कैसे हैं, वो जिस स्कूल में जाता है उसका परिवेश कैसा है, उनका जो कल्चरल जो भी चीज़ें हैं वो भी उसको प्रभावित करती हैं, उनके परिवार में समाज में रीति रिवाज कैसे हैं, क्या परंपराएं वो निभाते हैं, और उनका जो उनकी संस्कृति में एजुकेशन है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सांस्कृतिक वातावरण है, और ये तीनों भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे आपकी फैमिली है, सब एजुकेशन के प्रति सपोर्टिव हैं, कहीं भी कोई प्रश्न आपको नहीं आता है फटाफट से कोई मदद करने वाला है आपके आसपास, या आपका समाज है जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, तो भी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सीखेंगे। आपका स्कूल बहुत अच्छा है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, सारे टीचर अच्छे हैं, या और भी जो चीज़ें यानी वहाँ संसाधन वगैरह हैं वो पर्याप्त हैं, तो वो भी अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और हमारी जैसे कल्चर है, कल्चर में अभी एक बताता हूँ मैं, जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, तो हमारी कल्चर में कहीं ना कहीं एजुकेशन है, इसको थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वे में ले जाने की स्थिति बनती है। क्योंकि वहाँ डीजे वगैरह बजाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि इससे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब तो नहीं होगी, हमारी जो टाइमिंग है वो कैसी है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज रीति रिवाज परंपराएं हैं वो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। चाहे में दे रखा है विधि संबंधित कारक, तो ये कानून वाली विधि नहीं है, ये विधि है अपने मेथड वाली, हम जो बात करते हैं ना शिक्षण विधि, वो है। तो यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, देखो हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे करके सीखना है, प्रैक्टिस है, निर्देशन है, सूझ है, परिणाम का ज्ञान है, सीखने का समय है, परीक्षा सक्रिय प्रयत्न। जैसे अपना हर एक संडे को छोड़कर एक संडे को जो टेस्ट होता है उसको हम ये मान सकते हैं वो परीक्षा सक्रिय प्रयत्न है। तो क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी-जल्दी आता रहता है, तो हम जो भी उसका एक छोटा-सा जो भी सिलेबस होता है, उस पे थोड़ा प्रयास करते हैं, सक्रिय रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। तो कहीं न कहीं अंतिम रूप से जो एग्ज़ाम होगा, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो वो जुड़ के और हमारे लिए जो एक बढ़िया तैयारी की नींव है जो तैयार कर देगी। आगे हैं ये हम चाहे में बात कर चुके हैं स्किल से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, जिसमें सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है करके सीखना। इसके अलावा अभ्यास है, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना सीखेंगे। आपको निर्देशन कैसा मिल रहा है, किस तरह से आपको जो गाइड किया जा रहा है वो भी प्रभावित करता है। आपकी खुद की सूझ किस लेवल पर है, आपको जो भी आप सीख रहे हैं उससे क्या रिजल्ट आने वाला है उसका पता है, तो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। सीखने का समय, आप कितना टाइम दे रहे हैं, और जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिस बात को समझते हैं और सुबह उठ के पढ़ते हैं, 6-7 घंटा जो उनका सुबह-सुबह बहुत बढ़िया से कर लेते हैं वो पूरा, तो फिर वो कहीं न कहीं फ़ायदा करेगा उनको। और एक परीक्षा सक्रिय प्रयत्न की हम बात कर चुके हैं। इस पे मैंने ज़्यादा बात इसीलिए की है क्योंकि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ है जो प्रभावित करने वाली है, किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। आपको क्या करना है, ये करके सीखने वाला है जो पहली, दूसरी, 5वीं क्लास के बच्चों तक सीमित मान सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है, जो भी आपको निर्देशन मिलता है उस पर ध्यान देना है, अपनी सूझ है उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। बहुत सारी ट्रिक वगैरह भी सूझ से बनती है। जैसे कोई भी एक हमने पढ़ा, जैसे अभी नवीन परिस्थितियों वाला एक आया था, मुझे याद आ रहा है कि हिलगार्ड का है, और ऐसे कैसे ही हमने एक पढ़ा था हिलगार्ड और एटकिंसन, तो उसमें पुराने अनुभव शब्द आया था, तो मैंने वहाँ पर कहा था कि एटकिंसन है वो पुराना दोस्त है हिलगार्ड का। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ है वो आपको ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रखने में मदद कर सकती है।
परिणाम का ज्ञान, सबको पता है कि अगर रीट में पास हो गए तो फिर थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी लाइफ है जो हमारा जो समाज चाहता है उस तरह की लाइफ हमारी हो जाएगी। सीखने का समय भी सुबह उठ के पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा रहेगा आपको, और मजाक में नहीं लेंगे, भले ही टेस्ट माइनर हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंतिम रूप से वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ही ले जा रहा है, तो उसको सीरियस होकर आपको तैयारी करनी चाहिए। और परीक्षा सक्रिय प्रयत्न मतलब जो भी टेस्ट वगैरह हैं, एग्जाम हैं, तो उस हिसाब से आपको एक्टिव रहकर काम करना चाहिए। संगठन कारक क्या है? समय सारणी, मतलब उसमें समय सारणी में आपने देखा होगा कि जैसे आप 9th-10th में थे तो उस समय मैथमेटिक्स हैं या इंग्लिश हैं या साइंस हैं, इनसे रिलेटेड जो कालांश थे वो पहले रखे जाते थे, और मध्यावधि नहीं, सॉरी, वो उसको क्या बोलते हैं, अपने आधी छुट्टी बोलते हैं, ईजी वे में रेसियज या आधी छुट्टी, इंटरवल जो भी बोलते हैं, उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते थे जो थोड़े से इजी हो, क्योंकि फिर थकान होना शुरू होती है तो फिर बच्चों का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। अध्यापक छात्र संबंध और प्रतियोगिताएं, कोई टीचर हैं जो डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा तो भी बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, और प्रतियोगिताएं भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनका, इनाम से भी प्रभाव पड़ता है, सजा से प्रभाव पड़ता है, लोकतांत्रिक संगठन भी उसको इफेक्ट करते हैं। जो गाइडेंस है मतलब संगठन में निर्देशन होता ही होता है, और इसके अलावा आपस में जो भी रिलेशंस हैं वो भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक संबंधी, सामाजिक में ये विद्यालय और समूह हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी हम इससे पहले बात कर रहे थे अपने सामाजिक वातावरण की, तो सामाजिक कारक या सामाजिक वातावरण जो यहाँ हमने देखा था वो सेम ही है बात है, लेकिन रिपीट किया है तो कोई बात नहीं। विद्यालय या आपके दोस्तों का जो समूह है वो भी आपके अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये सारे के सारे कारक हमने देखे हैं, वो कारक हैं जो किससे रिलेटेड हो गए, आपके इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, और हर एक कारक में अलग अलग उसके और अन्य कारक दे रखे हैं। जैसे व्यक्तिगत कारक में हमने टोटल 12 कारक देखे थे, शिक्षक से रिलेटेड कारक देखे, सांस्कृतिक वातावरण, ये जस्ट हम दूसरे नंबर पे क्या बात करते हैं, वातावरण संबंधी कारक में भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक कारक देखे थे हमने, और इससे पहले कार्य संबंधी मतलब जो जो भी आप सीख रहे हैं वो किस तरह का है, सब्जेक्ट कैसा है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो एक कारक के रूप में वहाँ पर आ सकता है। अब आगे ये कारक की तो बात हो गई, कारक का मतलब आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, वो एक तरीके से कारक के अंतर्गत है जो शामिल है। अब हम बात करेंगे आगे, हमारे पास टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। सिद्धांत में ज़्यादातर जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उनमें कोई एक विद्वान है जैसे, और उनके द्वारा एक थ्योरी दी गई है, और उस थ्योरी को हमें जो एज ए मतलब थ्योरी सिद्धांत उस रूप में पढ़ेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं बिना और समय गंवाए कि क्या कहानी है। थोड़ा बहुत है जो इस वीडियो में, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट भी करना है। तो अधिगम के उपागम, उपागम की बात कर लेते हैं। उपागम में टोटल जैसे हम अगर बात करें तो जितने उपागम हैं उनमें 5 तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे व्यवहारवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं। तो कल उपागम की बात करते हैं। इनका संबंध कार्यशैली प्रविधि अधिगम तकनीकों से होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के माने हैं, तल और एक जिसको गहन उपागम या नितल कहा जाता है, अभी आगे आ जाएगा उसका नाम भी। और इसमें इन उपागम के अंतर्गत ही बाकी सारी चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो बॉटम अप्रोच में क्या है, विद्यार्थी का उद्देश्य कार्य अपेक्षाओं की पूर्ति करना है, विषय वस्तु को ठीक से समझने की बजाय वह मात्र पूर्वानुमानिक प्रश्नों सूचनाओं को स्पष्ट करता है, रट लेता है, वह इस कार्य को एक बाह्य दबाव या भार समझता है, उसको तो हम कहेंगे तल उपागम यानी बॉटम अप्रोच, यानी कि नेगेटिव या गलत अप्रोच कह सकते हैं, पढ़ने पर ही लग रहा है। और एक है नितल या गहन उपागम। इस उपागम में विद्यार्थी का उद्देश्य अधिगम सामग्री के अर्थ को समझना है, वह पाठ्य सामग्री के क्रियाशील होकर सीखने का प्रयास करता है, नवीन विचारों का पूर्व ज्ञान और दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ उसको जोड़ता है, निष्कर्षों की जांच करता है, वैकल्पिक समाधान की तलाश करता है। तो नॉर्मली जो दो माने जाते हैं उनमें एक हो गया अपना तल उपागम, एक हो गया नितल। नितल में क्या है, सारी चीजें हैं जो ये देखो ना, गहन यानी डीप वो काम करता है, इंटेंसिव मतलब पूरा मन लगाकर पूरी जान लगाकर काम करता है सीखने के लिए, तो वो नितल या गहन उपागम कहलाएगा। और आजकल जिसको हम कह सकते हैं वर्क एथिक्स शब्द आता है, मतलब कि हमारा माइंड है वो चीज़ उससे जुड़ती है। कार्यनीति उपागम, तो वर्क एथिक
अप्रोच। तल उपागम व नितल उपागम दोनों में से एक शाखा निकली जिसे कार्यनीतिक उपागम कहा जाएगा। इस उपागम में विद्यार्थी का उद्देश्य आवधिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक या ग्रेड प्राप्त करना होता है। इसके लिए वह दोनों में से किसी भी उपागम को चुन सकता है, उसको कार्यनीति उपागम कहा जाता है। अब बात आ गई है सबसे ज्यादा नंबर लाने की या A+ ग्रेड प्राप्त करने की। कार्यनीति उपागम है, उसकी विशेषता क्या है? अध्ययन विधि सुनियोजित सुव्यवस्थित हो, जिससे समय व क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हो। जैसे किसी भी स्टूडेंट को किसी एग्जाम में, हम कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम देना है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को यही काम करना है, तो हम उसी की बात करते हैं। आप एक बहुत ही बढ़िया सुनियोजित योजना के तहत जो काम करेंगे, आपका जो भी काम है वो एकदम सुव्यवस्थित होगा, उसमें बराबर टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें, और क्रमशः आप चीज़ों को आगे से आगे व्यवस्थित रूप से सीखते जाएंगे। तो ये कार्यनीति उपागम की एक विशेषता है। इन उपागमों में 3 प्रमुख विचारधाराएं निकली, जिसमें व्यवहारवादी है, संज्ञानवादी है और निर्मितवादी है। ये क्या है? विचारधाराएं हैं। विचारधाराएं ऐसे समझ लो जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में खूब सारी विचारधाराएं होती हैं, और भी हैं। हम जैसे किसी परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग विचारधाराएं, कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से। तो मनोविज्ञान में भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने व्यवहार को महत्वपूर्ण माना है, कुछ ने संज्ञान को, इनसाइट को महत्वपूर्ण माना है, और कुछ ने जो चीज़ें हम क्रिएट करते हैं उनको इम्पोर्टेंट मान लिया। तो इसी प्रकार से ये 3 विचारधाराएं हैं जो बन गई। अब हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे। सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें आएगी यहाँ, जैसे व्यवहारवादी हैं, संज्ञानवादी हैं, निर्मितवादी हैं। अब इनमें सिद्धांत भी बनेंगे, और सिद्धांत में समीपता सिद्धांत है, जैसे सबलीकरण सिद्धांत है, ज्ञानात्मक सिद्धांत है। ऐसे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, और उनमें भी और अन्य सिद्धांत आएंगे। जैसे समीपता सिद्धांत है, इसमें क्या है? पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, वाटसन का अधिगम सिद्धांत है, वाटसन है, और गुथरी का सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत है। ये सब है जो समीपता सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। सबलीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे CH हल और उनकी परंपरा का सिद्धांत है, यांत्रिक सबलीकरण सिद्धांत है। और अन्य सिद्धांत में देखो, थार्नडाइक का सिद्धांत है, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, वुडवर्ड का उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत है, स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है। ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको भी यही याद करना है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्रतिपादित है, तो उसके प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर। या फिर स्किनर से संबंधित सिद्धांत है तो सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। ऐसे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ज्ञानात्मक में क्या आ जाएगा? चिह्न अधिगम सिद्धांत है। ये चिन्ह लिखा हुआ है, ये हमें हमारे क्या हिंदी भी है और शुद्धिकरण वाला टॉपिक भी है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ होना चाहिए चिह्न, इस तरह से ये अलंत होना चाहिए। तो चिह्न सिद्धांत, चिह्न अधिगम सिद्धांत टोलमेल का, ये टोलमेन है, उनके द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है ना। और गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत है, कोलर का सूत्र सिद्धांत है, कोफ्ता का पादक सिद्धांत है, ये सब है जो गेस्टाल्ट के अंतर्गत आएंगे। और गत्यात्मक, जिसमें बंडूरा शामिल है ना, बंडूरा का प्रतिरूपण सिद्धांत है। पियाजे का अधिगम का विकासात्मक सिद्धांत शामिल है, वो किस में आ जाएंगे? कहीं ना कहीं अलग रूप से अपना जो हम बात कर रहे थे ज्ञानात्मक सिद्धांत, बंडूरा, पियाजे और गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, टोलमेन से, गेस्टाल्ट का मतलब कोलर से रिलेटेड है, टोलमेन से रिलेटेड है, ये सब सिद्धांत इसमें आएंगे। और अभी मुझे लग रहा है तो मैं यह बात कर लेता हूँ, ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, नॉर्मली 1-2 बार पढ़ता है तो वो खिचड़ी के जैसे बन जाएंगे। तो फिर आपको एक पेज लेना है, वहाँ पर आपको लिख के और देखना है कि ये सिद्धांत है जो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले नाम आया था जिससे समीपता सिद्धांत का, है ना। तो पावलोव, वाटसन, गुथरी, तो आपको क्या करना, समीपता सिद्धांत फिर डेस करके पावलोव, वाटसन और गुथरी ले लेना। अब गुथरी से रिलेटेड है वो बाद में याद हो जाएगा, बस आपको नाम ध्यान होना चाहिए कि समीपता सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति हैं वो आते हैं। या फिर सबलीकरण में कौन आते हैं, तो हल हैं जैसे, इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। थार्नडाइक है, वुडवर्थ है, स्किनर है। इसके अलावा ज्ञानात्मक है तो टोलमेन है, कोहलर है। इसके अलावा अपना बंडूरा है और चीन पियाजे हैं, ये चीज। अब अधिगम के सिद्धांत हैं, उनमें व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी, जो तीनों विचारधाराएं हैं उनके अनुसार बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे। वैसे इनके अलावा 2 और हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये शानदार है। इस डायग्राम से हम थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दे रखा है इधर, क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, हाँ, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दे रखा है। फिर जो उद्दीपक है उसमें पुनर्बलन सिद्धांत दे रखा है और अपुनर्बलन सिद्धांत दे रखा है। अब किसमें कौन शामिल है उनको बहुत अच्छे से यहाँ बता रखा है। जैसे
क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें वर्दाइमर, कोहलर, कोपका, जीन पियाजे और टोलमैन ये इसमें आ जाएंगे क्लासिकल कोग्निटिव थ्योरी में। आधुनिक संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएंगे सुवेल हैं, ब्रूनर हैं, बंडूरा हैं, बेल्स हैं। और ये थोड़ा नाम ऐसे बिंड्रा बिंड्रू थोड़ा उल्टा पुल्टा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो अंग्रेजी से हिंदी में है, तो बहुत सी बार स्पेलिंग को चेंज करने में थोड़ी टेक्निकल समस्या रहती है। पुनर्बलन के अंतर्गत थांडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, हल है और मिलर है। इसके अलावा अपुनर्बलन जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसमें वाटसन है, गुथरी है और एड्स है। ये नाम आपको सब याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से कोई एक प्रश्न, एक तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि कुल मिलाकर इतने इस टाइप के सिद्धांत हैं और उनमें ये विद्वान है जो शामिल है। इसके अंदर क्लासिकल संज्ञानात्मक है तो इसमें ये है, अपुनर्बलन में ये है, पुनर्बलन में ये है और आधुनिक संरचनावाद में ये है। उद्दीपक अनुक्रिया में दो चीजें आती है, एक पुनर्बलन एक अपुनर्बलन, ये आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक संज्ञानात्मक और क्लासिकल संज्ञानात्मक ये अलग अलग हैं, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा के बारे में। व्यवहारवादी अवधारणा की क्या कहानी है देख लेते हैं। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है, ऐसा ये विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी लोग क्या मानते हैं ये 8 पॉइंट में हम समझेंगे। तो एक तो वो मानते हैं कि अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्तिगत होता है। एक उद्दीपक होता है और उसकी अनुक्रिया होती है और उन दोनों का जो संबंध है वो क्या है, लर्निंग है। अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो, जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो फिर अधिगम हो जाएगा। तो वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन वस्तुगत रूप में प्रेक्षणीय होता है, इसको अच्छे से समझना है। यानी कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज है तो वो उसको आप देख सकते हैं, मतलब उसको प्रेक्षित कर सकते हैं, प्रेक्षणीय होता है वो वस्तुगत रूप से, एकदम आप सामने है जो आपके वो है जो प्रकट रूप में रहेगा। व्यवहार के वस्तुगत या वस्तुनिष्ठ अध्ययन में विश्वास। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब हो गया, जैसे यहाँ हम वो क्या कहते हैं, प्रश्न हल करते हैं ना, 4 ऑप्शन है अपने पास, तो 4 में से कोई एक है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी व्यवहार में परिवर्तन है तो वो इस तरह का परिवर्तन होगा कि आराम से हम उसको पहचान सकते हैं या जो अन्य है उसमें से उसको अलग कर सकते हैं। अधिगम की मुख्य विधि है जो अनुबंधन मानी है। व्यवहारवादियों ने अनुबंधन को मुख्य विधि माना है, ये आपको याद रखना है। ज्ञान की एक इकाई का दूसरी इकाई का साहचर्य, समानता, विषमता, समय स्थान की निकटता जैसे गुणों के कारण होता है। बहुत सारी चीजें उनमें समान है या असमान है, या उनका जो टाइमिंग है वो एक जैसा है, या वो एक जगह है, इस कारण से वो जो आपस में एक इकाई है वो दूसरी इकाई से साहचर्य स्थापित करती है। अनुभव व प्रशिक्षण पर बल। वातावरण पर बल दिया है, साथ ही साथ अनुभव और प्रशिक्षण पर भी बल दिया है। व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया को मानते हैं। व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई है वो अनुक्रिया को मानते हैं। कोई भी चीज है उसको देख के या कोई भी चीज है उससे प्रभावित होकर जो अनुक्रिया की जाती है वो व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई है, ऐसा किनका मानना है, व्यवहारवादियों का मानना है। अब व्यवहारवादी उपागम है, उसमें है क्या, बालक जब पैदा होता है तब टेबुला रसा खाली स्लेट के समान होता है। इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं की जन्मजात उपस्थिति का विरोध किया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जब बालक है जो पैदा हुआ है या बिल्कुल छोटा है उस समय उसको कुछ भी नहीं आता है, फिर क्या होगा, सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य विभिन्न पुनर्बलन की सहायता से किए गए अनुबंधन का परिणाम है। धीरे धीरे वो जो बहुत सारे उद्दीपक हैं उनसे प्रभावित होगा, अनुक्रियाएं करेगा और पुनर्बलन उसको मिलता रहेगा, धीरे धीरे अनुबंध बनते रहेंगे और वो सीखने लग जाएगा। मानव व्यवहार मापनीय व निरीक्षणीय होता है, मतलब कि मानव का व्यवहार है, व्यवहारवादी मानते हैं कि उसको हम माप सकते हैं, उसका निरीक्षण करके उसको नोट कर सकते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा मानती है वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो परिवेश है उसको बहुत अच्छा रखेंगे अगर, तो फिर वो चीजें हमारे लिए अच्छी रहेगी। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार अध्यापक उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। उद्दीपक व अनुक्रिया के संबंध पर बल उन्होंने दिया है। यहाँ पर शिक्षक के लिए क्या बात कही गई है, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, मतलब आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां बना देना जिससे आप जो ज्यादा अधिगम कर पाए, ये व्यवहारवादी मानते हैं। ब्लैक बॉक्स अवधारणा क्या है, इसको भी बात कर लेते हैं। ब्लैक बॉक्स अवधारणा है वो, वैसे ये ब्लैक बॉक्स अवधारणा कुछ विद्यार्थी थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे तो उन्होंने जो प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है वो कहानी नहीं है, ये साइकोलॉजी वाली कहानी है। व्यवहारवादी अवधारणा ये अवलोकन योग्य तत्वों पर आधारित है। मारियो ब्रज ने 1960 के दशक में
ये बात है जो सिद्ध की थी। विलियम काउर ने 1941 में सबसे पहले विकसित रूप से ये विचार प्रस्तुत किया था। अवलोकन, व्यवहार, बल, उद्दीपन, अनुक्रिया पर बल व कार्य केंद्रित बल दिया जाता है। ये मतलब कि व्यवहार है उसके बारे में है। ब्लैक बॉक्स अवधारणा आपको ध्यान रखना है। ब्लैक बॉक्स अवधारणा का मतलब क्या है, जो यहाँ शुरू वाली एक लाइन है उसी में स्पष्ट हो जाएगा। व्यवहारवादी अवधारणा यह अवलोकन योग्य तत्व पर आधारित है। तो अवलोकन योग्य तत्व हैं उसी को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ जो अंतिम रूप से या एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले तक क्या समस्याएं हुई थी, क्या कारण रहा था, ये चीज़ें जिसमें सेव होती हैं उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। उसी के आधार पर यहाँ पर उस थ्योरी को नाम दे दिया अवलोकन योग्य तत्व है, जिसका अवलोकन किया जा सके ऐसा तत्व है। व्यवहारवादी अवधारणा में वाटसन व स्किनर ने इसको स्वीकार किया। इसमें मस्तिष्क की तुलना ब्लैक बॉक्स से की है। ये आंतरिक क्रिया को स्वीकार नहीं करते हैं, यह उद्दीपक व अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये आगे एस टी आर ये शब्द बहुत सी जगह है, जो एस आर पढ़ोगे आप तो ये है जो आपको पता होना चाहिए। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, है ना, यानी कि उद्दीपक। ट्रांसफॉर्मर है, और उसके बाद आप जो अनुक्रिया करते हैं मतलब रेस्पॉन्स करते हैं वो चीज़, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। स्टिमुलस, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मर और रेस्पॉन्स। इसमें आंतरिक कामकाज के किसी भी ज्ञान के बिना इसके इनपुट और आउटपुट के संदर्भ में देखा जा सकता है कि किस तरह का इनपुट दिया गया है और क्या आउटपुट रहा है। यह मॉडल अवलोकन योग्य तत्वों पर आधारित है। अवलोकन का मतलब जिनको देखा जा सकता है। निरीक्षण व्यवहार पर बल देता है। निरीक्षण व्यवहार पर बल देता है। इसमें पुरस्कार, उद्दीपक व दंड को प्रभावित करने वाले कारक को माना गया है। कार्य केंद्रित अधिगम है उसको भी महत्वपूर्ण माना गया है। व्यवहारवादी अधिगम की उपागम की सीमाएं भी हैं। सीमाओं का मतलब है जो कमियां कह सकते हैं या वो लिमिट है उनकी, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या है, मानव की तुलना एक मशीन से की गई, ब्लैक बॉक्स से की गई, वो है जो गलत है, यानी कमी है ये, है ना। सीमाएं जहाँ भी आ जाए तो एक तरीके से उसको हम क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कमी। इसमें भावनाओं, चिंतन व कार्यों को मात्र व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष व्यवहार, अब कुछ चीज़ें हो सकती है ना, हमारे इमोशन है, हमारा जो हम किस थॉट प्रोसेस, हमारी कोई भी व्यक्ति है उसकी थॉट प्रोसेस है या काम है, उसको आप केवल प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में जो माप नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष व्यवहार उनका अलग होता है और उनकी जो थॉट प्रोसेस हैं, उनके जो इमोशन है वो बहुत अलग होते हैं। संरचनात्मक व वंशानुगत कारकों की अवहेलना की है। अब साइकोलॉजी में हम जो स्पेक्टर पढ़ते हैं उसमें जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके जितना का जितना प्रभाव है जो वंशानुक्रम का पड़ता है उसकी यहाँ पर अवहेलना की गई है। व्यवहार को केवल अर्जित मानना एक पक्षीय है। व्यवहार है जो केवल अर्जित होगा ऐसा इन्होंने माना है, जो कि क्या है, गलत है। सीधा सीधा एक पक्षीय मानना गलत है। कुछ चीज़ें हैं जो जेनेटिक भी हो सकती हैं, वंशानुक्रम भी हो सकती है, नहीं होती है। व्यवहारवादी विचारधारा, अब समर्थक या पापा किसको कहा जाता है, जेबी वाटसन फर्स्ट को। ये आपको याद रखना है, जेबी वाटसन का नाम याद रखना है। व्यवहारवाद में सबसे जो मेन है, किंग है, फादर है, जनक है, वो यही है। अब इसके अलावा और जो विद्वान हैं जिन्होंने व्यवहारवाद में काम किया है, आपको एक ट्रिक बना के इन लोगों के नाम याद रख लेना। कोई भी प्रश्न आएगा आराम से आप उसको हल कर पाएंगे। स्किनर, वुडवर्थ, पोलेंस्की, पावलाव, पिल्सबल्ली, एडविन गुथरी, सीएल हल, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ये लोग हैं जिन्होंने व्यवहारवाद वाली विचारधारा है उसका समर्थन किया है। अब इनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सिद्धांत ढेर सारे हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन, सीएल का प्रबलन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गुथरी का समीपता सिद्धांत और मिलर का सिद्धांत, ये टोटल 6 जो सिद्धांत हैं वो हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद में। इसको भी आप ट्रिकली याद करेंगे कि थॉर्नडाइक, पावलाव, सीएल हल, स्किनर, गुथरी और मिलर, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, अब सिद्धांत का नाम, उसके खूब सारे उपनाम सब याद रखने हैं, लेकिन एक बार पहले आपको याद करना है कि ये व्यवहारवाद के अंतर्गत शामिल है। थॉर्नडाइक, पावलाव, सीएल हल, स्किनर, गुथरी और मिलर। इसमें 4 नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है तो याद नहीं है, गुथरी और मिलर को भी आपको याद रखना है। और फिर ये याद हो जाए तो फिर आपको याद रखना है कि प्रयास व त्रुटि का किसने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का किसने दिया था, प्रबलन की बात किसने की, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया, समीपता सिद्धांत किसने दिया, या मिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम सबसे पहले वाले सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले वाला सिद्धांत है वो है अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसके खूब सारे उपनाम हैं, खूब सारे का मतलब वास्तव में खूब सारे हैं, 8 उपनाम हैं। 8 उपनाम याद भी रखने हैं। संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म,
योजनावाद, आवृत्ति सिद्धांत, बंध सिद्धांत, बॉन्डिंग, है ना, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम धैर्य का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, है ना, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स, वो जो जिसको हम पढ़ के आए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, है ना, री लिखे और आगे वाला तो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ये मिल गया, रेस्पॉन्स, ये शब्द जो पूरा मिला के ये इस तरह से बनेगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो 8 उपनाम है, संबंधवाद, योजनावाद, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है। उपनाम भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ये अमेरिका निवासी थे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इनको माना जाता है, पशु मनोविज्ञान के जनक भी इनको माना जाता है। और इनका जो सिद्धांत है उसका मतलब क्या है? हम अपनी गलती और अनुभवों से सीखते हैं, हम अपनी गलती व अनुभवों से सीखते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण में एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसी गर्म चीज़ को छूता है पहली बार, जब उसको पता नहीं होता है, लेकिन वो जैसे ही उसका हाथ जलता है या कुछ, तो दूसरी बार में वो उस चीज़ को छूने से बचता है। तो इसका मतलब उसने गलती की थी, अब उसको अनुभव हो गया, अब वो सीख गया। तो ये चीज़ है जो कौन मानते हैं? थॉर्नडाइक मानते हैं, प्रयत्न बूलवार नियम जिसको कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर उद्दीपक मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करती है उस समय वो कुछ त्रुटियां करती हैं, फिर धीरे धीरे उनमें संबंध स्थापित करते वो पिंजरा खोलना सीख जाती हैं। 1898 में अपने शोध प्रबंध एनिमल इंटेलिजेंस में यह सिद्धांत दिया था। और अन्य पुस्तकों में द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में दी थी, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग 1933 में, द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1940 में। ये खूब सारी पुस्तकें हैं जो थॉर्नडाइक ने लिखी हैं, याद रखनी है आपको। और प्रयोग किस पे किया? तो भूखी बिल्ली, हाँ बिल्ली शब्द ही है लेकिन भूखी बिल्ली लिखा है तो आपको याद रख लेना। इस तरह का एक पिंजरा बनाया था, है ना, और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था जैसे वो इसको टच करती हैं तो गेट खुल जाएगा और उसको मछली है जो मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते वो अंतिम रूप से सीख जाती हैं कि इसको छूने पर, ये जो लीवर है इसको छूने पर गेट खुल जाता है और वो मछली प्राप्त कर सकती है। ये प्रयोग कितने दिन तक चला था? 10 दिन तक चला था। अब चीज़ें हैं डिटेल में है तो देख लेते हैं। उद्दीपन क्या था? सुगंधित मछली का टुकड़ा। अब आपको यहीं से सारा का सारा जो उद्दीपन वाला मामला है उसको समझ लेना, क्योंकि जितने सिद्धांत हम पढ़ेंगे वहाँ जो भी ये व्यवहारवादियों के हैं उनमें तो उद्दीपन आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। तो उद्दीपन का मतलब यहाँ पर उस बिल्ली के मन में जो जो चीज प्रेरणा उत्पन्न कर रही है वो क्या है? मछली का टुकड़ा, सुगंधित मछली का टुकड़ा, मतलब मछली का टुकड़ा है, उससे खुशबू आ रही है उसको, और अब वो उसको प्राप्त करना चाह रही है। तो वो जो मछली का टुकड़ा उसके लिए उद्दीपन का काम कर रहा है। चरण क्या है? अब पहले तो वो ट्राई करेगी, प्रयास करेगी, फिर असफल होगी, फिर प्रयास करेगी, और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक प्रयास करती रहेगी और अंत में उसको सफलता मिल जाएगी। कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहेगी। शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना इस यूनिट में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें। शिक्षा में उपयोगिता देखो, पहला है मंद बुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है, मतलब वो उनको जब तक नहीं आता है तब तक वो प्रयास करते रहें, ये बात। ये सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। ये सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है, यानी कि सरल से कठिन की तरफ सीखना क्रमोत्तरी होता है और उसी में ये बल देता है। उस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। स्व अधिगम पर यह बल देता है, सेल्फ स्टडी की बात करता है। यानी कि कोई बालक है, जैसे मैथ्स का एक हम थोड़ा उदाहरण भी ले लेते हैं साथ में, ठीक रहेगा। एक जैसे एक उदाहरण है, मैथ्स का उदाहरण है। अब क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो टीचर बता देंगे फटाफट से और काम हो जाएगा। लेकिन एक बालक है जो एक कोई भी रीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी घर पे तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके सामने अब एक सवाल आया। अब सवाल आया उसके सामने और 4 ऑप्शन है, वो पहली बार प्रयास करता है, सही आंसर तक नहीं पहुंच पाता, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जो जो गलतियां की हैं उसको पता चलता रहता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब उसको वो आ जाएगा, तो ये वाला सिद्धांत उस पर लागू होता है, ये वाला सिद्धांत। गणित, क्रो एवं क्रो, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि को सीखने में उपयोगी है। हम बात गणित की कर रहे थे, यहाँ गणित का नाम भी आया है, तो गणित को सिखाने में ये यूजफुल है। मतलब कोई भी सवाल है, चाहे क्लास में देख लिया है, चाहे कोई भी सवाल पेपर में हल किया है, उसको खुद से जब तक कोई स्टूडेंट हल नहीं करेगा तब तक वो उसको ऐसे नहीं मान सकता कि वो सीख गया है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में भी ये सिद्धांत है जो यूजफुल रहेगा। पश्च दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, करो व सीखो पर बल। और भी हैं। यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि सिखाने में यूजफुल है। कोई बालक है जैसे कुछ लिखना सीख रहा है तो धीरे धीरे वो प्रयास करेगा, फिर आगे आगे से आगे है जो वो
सीखता रहेगा, गलतियां होगी फिर सुधारेगा, उसको पेंसिल से मिटाएगा, लिखता रहेगा। स्व अधिगम द्वारा सीखने पर सेल्फ लर्निंग की बात यहाँ की गई है, इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग, टेनिस आदि सीखने में यूजफुल है। परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है, मतलब आप खूब मेहनत करते हैं, बाद में सफलता मिलती है तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं है जो पॉजिटिवनेस आती है आपके मन में। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो इस पे आधारित है। तो 12 हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं। ओवरऑल विशेषताओं में हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं मंद बुद्धि बालकों के लिए, ये थोड़े कमजोर जिनको कहा जा सकता है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, या स्किलफुल काम है कोई भी, जिसमें कोई टेक्निक एक बार हम सीख लें थोड़ा प्रयास करने के बाद तो वो हमारे काम आ सकती है। जैसे ये लिखना पढ़ना भी एक तरीके से स्किल ही हो गई, दौड़ना चलना है, ड्राइविंग स्किल है, कहीं ना कहीं टेनिस खेलना है जैसे, या मेहनत की जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ये सिद्धांत हैं। अब इसमें कुछ कमियां भी रहेगी, तो जैसे ये मंद बुद्धि के लिए फायदा करेगा तो जो होशियार होगा उसके लिए नुकसान भी करेगा। तो थोड़ा बात करते हैं। व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल, अंतर्दृष्टि का अभाव। व्यर्थ के प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? जैसे हम गणित का कोई सवाल है, अब गणित का सवाल है उसको 3-4 बार है जो गलत करके देख रहे हैं और 5वीं बार में अपने सही हुआ, तो 3-4 बार हमने जो ऐसे ही मतलब अपना टाइम बेकार किया, ऐसा इसका मानना दोष हो सकता है इसका। सीखने में यांत्रिकता पर बल, मशीन के जैसे आपको काम करना बार बार, सीखने का कारण स्पष्ट नहीं करता। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी है, जैसे मंद बुद्धि के लिए अच्छा है, कमजोर के लिए अच्छा है, तो प्रतिभाशाली के लिए ये खराब है। बाह्य पुनर्बलन बल काम करता है इसमें। सीखने की गति का अनियमित होना, कभी जल्दी सीख जाओगे, एक सवाल है तो एक बार में आ गया, एक सवाल है जो 5 बार में आ रहा है। सीखने में चिंतन का स्थान नहीं होता, मतलब वो व्यक्ति है उसका थॉट प्रोसेस है उसका यूज नहीं होता। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत इसको माना जा सकता है। अब इस सिद्धांत के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या तत्व हैं? प्रेरणा है, बाधा है, निरर्थक प्रतिक्रिया है, व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, सफलता, सही अनुक्रिया की स्थापना कर लक्ष्य की प्राप्ति। बाद में जब एक बार आपको पता चल जाता है कि इस तरीके से ये गलत होगा तो फिर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जो जिससे सही हुआ है उसी का आप उपयोग करने लग जाते हैं। ये बात यहाँ पर इसके तत्वों में की है हमने। इस सिद्धांत पर लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते और मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक के बाद इसको दोहराने के लिए मॉर्गन है उसने कुत्ते और मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया था। इस अधिगम के नियम है लॉज ऑफ लर्निंग। प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, अमेरिका के, अभी हम बात कर चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में इनकी बुक आई थी, जिसमें 3 इन्होंने मुख्य माने थे और 5 है जो गौण नियम माने थे। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक तो ये जो नियम दिए इन्होंने कौन सी बुक में दिए? साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। कब छपी थी पुस्तक? 1913 में। लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है। मुख्य नियम कितने थे? 3, है ना, जिसको हम ऐसे ट्रिक से भी याद करते, कुछ ने ट्रिक से याद कर रखा होगा ताप से। और 5 गौण नियम है। इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का नियम नहीं है? तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, है ना, वो अलग हो जाएगा। 5 गुण है तो गुण भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का गुण नियम है अथवा नहीं है। तो मुख्य नियम अगर एक उसमें आ गया तो उसको अलग करना है। अब जो नियम है उनको देख लेते हैं फटाफट, बिल्कुल ईजी है, फटाफट से देख लेते हैं। अधिगम के मुख्य नियम में देखो, तत्परता का नियम, मानसिक तैयारी का नियम जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपको सीखनी है उसके लिए आप जितने ज़्यादा तत्पर हैं उतना जल्दी आप सीख पाएंगे, और तत्पर नहीं है, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसको नहीं सीख पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। किसी कार्य को करने के लिए यदि शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार हैं तो उसे सीख जाएंगे। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। संतोष व खींच शामिल होते हैं। व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और वह कार्य करने दिया जाता है उसमें संतोष होता है। जब कार्य नहीं दिया जाता है खींच उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग कक्षा कक्ष में मानसिक रूप से बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने में यूज होता है। और इसमें कौन सी बात है जो उदाहरण के रूप में आ सकती है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर उसको पीना है तो उसको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। इस नियम का उपयोग बालक में रुचि उत्पन्न करने, तैयार करने, जिज्ञासा जागृत करने, रेडीनेस, एक आजकल नया शब्द चल रहा है, नेप 2020 भी आने वाली है, तो उसमें जो नई बात आई है वो यही आई है, रेडीनेस। जैसे उसमें आया है कि जो फर्स्ट क्लास का कोई स्टूडेंट है, पढ़ने आ रहा है, तो 2-3 महीने तक उसको कुछ भी पढ़ाना नहीं है, बस कहानियाँ सुनाओ, कविताएं सुनाओ, मस्त रखो उसको, तो वो रेडीनेस है, मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए एजुकेशन या जो स्कूल है उसके प्रति। ध्यान केंद्रित करने में किया जाता है, ये ठीक है, बात हो गई है। पहला नियम हमने देख लिया, तत्परता का नियम, तो आपको भी तत्पर रहना है, ये भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। अभ्यास का नियम या श्रम का नियम, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब अपने यहाँ दुआ है, एक करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसके प्रयोग प्रकार क्या है? देखो, उपयोग का नियम, जो चीज़ बार बार यूज आएगी, दौरान होगा, तो फिर आप वो जो अनुक्रिया के संबंध को मजबूत बनाएगा, ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे।
उपयोग का है वैसे अनुपयोग का भी है। अगर आप किसी चीज़ का दोहरान नहीं कर रहे हैं तो उसको आप भूल जाएंगे, विस्मरण हो जाएगा। लास्ट वाला जो नियम है वो है प्रभाव संतोष परिणाम का नियम, प्रसन्नता व दुख का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसका मूल नाम है वो यही है प्रभाव का नियम, लेकिन इसी को परिणाम का नियम, प्रसन्नता व दुख का नियम भी कहा जा सकता है। क्रिया या कार्य करने के बाद यदि संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे करना सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं। अभिवृत्ति व मनोभावों का विकास करने में उपयोगी होता है। क्रोध व ईर्ष्या के समय को दूर करने, समस्या कदाचारी व्यवहार का सुधार, रुचि व स्मृति इससे रिलेटेड है। प्रभाव का नियम मतलब कोई चीज़ है उसका आपके जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो भूल जाएंगे, इस तरह की बात। तो ये 3 है जो मुख्य नियम थे और सूत्र क्या बन गया अपना ताप। ताप या ताप जो भी बोलना चाहो, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो अब प्रभाव है उसके 2-3 और नाम भी हैं, वो आपको याद रखने हैं। परिणाम का नियम, प्रसन्नता और दुख का नियम भी इसको कहा जाता है। गौण नियम है उसमें 5 नियम है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। हर एक है वो शब्द से इनका नाम है उससे स्पष्ट है। जैसे बहुप्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा काम करते हुए आप सीख रहे हैं तो वो बहुप्रतिक्रिया का हो गया। बिल्ली का पिंजरे से निकलना, उसने क्या किया था, पहले इधर पंजा मारा, इधर पंजा मारा, इधर पंजा मारा, इधर पंजा मारा, फिर वो लीवर पे टकरा गया एक बार पंजा और खुल गया, तो ये बहुप्रतिक्रिया हो गया। आंशिक क्रिया का नियम मतलब विषय वस्तु है उसको आप छोटे छोटे भागों में बांट कर लेंगे और जो छोटे छोटे भाग हैं उससे ही फिर उनको इकट्ठा करके पूर्ण की ओर जाएंगे। मनोवृत्ति का नियम, पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो आप हैं जो सीख जाएंगे जल्दी से। आत्मीकरण का नियम, पूर्व ज्ञान है उससे आप नई चीज सीख रहे हैं उसको संबंध स्थापित कर लेंगे, मतलब पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ लेंगे तो भी आप जल्दी सीख जाएंगे। आत्मीकरण का नियम ये कहलाता है और अधिगम आसान हो जाएगा। साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी कि एक परिस्थिति में कोई व्यवहार है उसी के समान दूसरी परिस्थिति है उसमें आप उस व्यवहार को दोहरा रहे हैं तो वो साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाएगा। संबंध परिवर्तन का नियम भी इसको कहते हैं। किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना ये कहलाता है। उपनियम भी है, 5 है जो गौण थे। अब उपनियम भी है उनको देख लेते हैं। नवीनता का नियम, नई चीजें जल्दी याद होती हैं। प्राथमिकता का नियम, पहला प्रभाव स्थायी होता है, पहली बार जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा स्थायी होती है। और संबद्धता का नियम, संबंध जल्दी याद होता। उत्तेजक का तीव्रता का सिद्धांत, उत्तेजक बलवान होने पर अनुक्रिया जो जल्दी होगी, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार और दंड है ये बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं। थार्नडाइक सिद्धांत विशेष, क्या क्या बातें हैं जो स्पेशल हैं। टोलमैन ने थार्नडाइक के सिद्धांत को पूर्णतः वैज्ञानिक कहा। यह सिद्धांत चुनाव व बंधन का सिद्धांत है, ऐसा किसका मानना है, टोलमैन का मानना है। थार्नडाइक ने 1930 में अपने सिद्धांत में परिवर्तन किया। उनके नए संबंधवाद की विशेषताएं हैं वो क्या, देखो सबसे पहले सिद्धांत दे दिया लेकिन 1930 में उसमें बदलाव, क्योंकि चीजें हैं जो बदलती रहती हैं। तो बदलाव में क्या कहा, अभ्यास नियम का खंडन। थार्नडाइक ने 1930 में कहा कि प्राणी मात्र अभ्यास से ही किसी जटिल अनुक्रिया को नहीं सीखता। अभ्यास का महत्व केवल सरल अनुक्रिया में होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए प्रैक्टिस है जो जरूरी नहीं है, उनको एक बार बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। प्रभाव के नियम का संक्षेपण, 1930 में थार्नडाइक ने कहा कि पुरस्कार व दंड का प्रभाव बराबरता एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होता। उनके अनुसार पुरस्कार का प्रभाव अनुक्रिया पर दंड की अपेक्षा ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है। अपने यहाँ कहते हैं ना कि किसी को अगर कूटो तो वो और ज्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा इन्होंने ये 30 में समझ लिया था। अनुक्रिया की संभावना को ज्यादा बढ़ा देता है लेकिन दंड से कोई भी अनुक्रिया कमजोर नहीं होती। इस संक्षेपण का आधार थार्नडाइक द्वारा किए गए मुर्गी के बच्चों पर भूल भुलैया में किए गए प्रयोग का परिणाम था, जिसके अनुसार दंड सीखने को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रभाव प्रसार, 1933 में थार्नडाइक ने प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पुरस्कार के प्रभाव का प्रसार पुरस्कृत अनुक्रिया तक ही नहीं रहता अपितु आसपास की दंडित अनुक्रिया पर भी पड़ता है। इस पर उद्दीपक शब्द है जो उन्होंने यूज कर दिया था। थार्नडाइक पहले व्यक्ति जिन्होंने साधनात्मक सीखने की नींव डाली व सीखने में पुनर्बलन के महत्व पर बल दिया। बाद में स्किनर ने इन्हें आगे बढ़ाया। अब आगे हम बात कर रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। खूब सारे उपनाम हैं, उपनाम देख लेते हैं। सबसे पहले है परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। इसी को संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, साहचर्य अनुबंधन भी कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिस्थापक सिद्धांत भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या क्लासिकल सिद्धांत, या क्लासिकल मतलब वही शास्त्रीय अनुबंधन जो नाम आ गया है उसको भी रिपीट कर दिया है, तो ठीक बात, 6 उपनाम बना दिए हैं इसे।
अच्छा कहाँ है, 7, 8, 9, 10, खूब सारे उपनाम है। उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी कहलाता है, यही अनुक्रियात्मक अनुबंधन उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत भी कहलाता है, ऐस अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन कहलाता है। तो ओवरऑल इसके जो नाम हो गए हैं अपने पास 10 हो गए हैं, और एक बार वापस रिपीट करते हैं। परंपरागत, संबंध प्रतिक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिस्थापक, क्लासिकल, उद्दीपक अनुबंधन, अनुक्रियात्मक अनुबंधन, ऐस अनुबंधन, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन, सब अनुबंधन है। अब उन अनुबंधनों के नाम है जो अलग अलग हैं, थोड़े से आपको याद रखने हैं। अर्थ क्या है इसका, तो अर्थ देखते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया या अनुबंधित क्रिया कहा जाता है। इसका कारण अनुबंधन होता है। इसमें कुत्ते पर प्रयोग किया गया जो मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है, वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधन के कारण करने लग जाता है। हाँ, वही कहानी है आईपी पावलोव की। पहले जैसे घंटी बजाई जाती है, फिर खाना दिया जाता है ना। तो जो लार वाली जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं खाने से जुड़ी हुई है, खाने से जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर कहानी है जो बदल जाती है। बाद में जब घंटी बजती है तो ही लार उसके टपकने लग जाती हैं, यानी कि जो वास्तविक है, नेचुरल है, उस चीज़ के बजाय जो कृत्रिम चीज़ है उससे उसका रेस्पॉन्स है जो शुरू हो जाता है। और यही कहानी है जो अब इस पूरे के पूरे सिद्धांत के अंतर्गत है, जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक दोनों की बात की गई है। प्रतिपादक कौन है, आईपी पावलोव, याद रखना पक्का, आईपी पावलोव। पावलोव का फोटो भी है, फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरा नाम भी दे रखा है, इवान पत्रोविच पावलोव। रूस के निवासी थे, रूस, थोड़ा याद रखना है। मतलब कि शरीर विज्ञानी है, और 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जिस विद्वान को आप जैसे मतलब मजाक तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली पढ़ते हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक नहीं है, शरीर विज्ञानी है ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अनुबंधन के पिता या गोचर की शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी। अनुबंधन शब्द है वो कहीं ना कहीं पावलोव का दिया हुआ है, ऐसा आप मान सकते हैं। और उनका मानना है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है। प्रयोग किया था किस पर, कुत्ते पर। फोटो में वैसे बहुत ज़्यादा जो सही क्लियर समझ में आ नहीं रही है अपने चीज़, लेकिन हम थोड़ा फोटो को देखने पर थोड़ी सी चीज़ है जो वो समझ में आ रही है। जैसे एक कुत्ता है, उसको एकदम मतलब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उसको कैद कर दिया गया, कैद ही मान लीजिए। उसके सामने जो एक बाउल रख दिया, और भोजन उसको दिया जाता था, इसी बाउल में दिया जाता था। बाउल में क्या दिया जाता था, इसमें जो उसकी लार को इकट्ठा किया जाता था, यहाँ पर उसको खाना दिया जाता था। लेकिन खाना देने से पहले यहाँ मतलब वो घंटी वगैरह बजाना और जो प्रोसेस है, वो जो कहीं ना कहीं इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत ज़रूरी नहीं है चित्रों को समझना, इसके आगे जो डिटेल है उसको हम देख लेते हैं। यह सिद्धांत साहचर्य नियम एसोसिएशन पर आधारित है, सरलतम स्तर पर सीखने का ये वर्णन करता है। अब कहानी क्या है जो आगे देखते हैं। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूसीआर है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये बार बार जब भी ये शब्द आए तो एक बार आप जब इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लेंगे तो फिर बार बार जब भी ये नाम आएगा तो कहीं कहीं समस्या नहीं आएगी। अनुबंधन से पूर्व भोजन मूल उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और अनुबंधित उद्दीपक है। उसके बाद इसी जो भोजन है इसी के बारे में ये उपनाम है सारे। ये मूल भी कह सकते हैं, स्वाभाविक भी कह सकते हैं, अनुबंधित भी कह सकते हैं, या नेचुरल भी इसको कहा जा सकता है। ये उद्दीपक है ना, स्टिमुलस। फिर है लार टपकना, एक स्वाभाविक रेस्पॉन्स है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, या इसको प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। ये तो बात हो गई जब जैसे कोई ये कुत्ता है, आप खुद भी ये मतलब मान लीजिए कि भी आप ही प्रयोग कर रहे हैं। आपको ये कुत्ता है, उसको खाना दे रहे हैं, जैसे ही कुत्ता है जो भोजन को देखेगा, रोटी को देखेगा, तो उसके लार आएगी। तो वहाँ भोजन है जो एक मूल उद्दीपक या स्वाभाविक या अनुबंधित या प्राकृतिक उद्दीपक हो गया, और उसके कुत्ते के लार टपकना है वो स्वाभाविक या एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया या केवल प्रतिक्रिया शब्द उसके लिए हम रेस्पॉन्स शब्द है जो यूज कर सकते हैं। अब अनुबंधन के समय क्या कहानी बनती है वो दूसरी जो अपने पास ये सामने सारणियाँ इसमें बताई गई है। कंडीशनल स्टिमुलस, अब भोजन देने के साथ साथ क्या बजाई जाती है, घंटी। तो घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है। वास्तव में जो कुत्ता है
उसके लार कब आएगी? जब वह खाना खाएगा, उसको भोजन मिलेगा या भोजन को देखेगा, तब लार आनी चाहिए। लेकिन जब उसको भोजन दिया गया तो भोजन देने के साथ साथ क्या बजाई गई? घंटी। अब उसके माइंड में ऐसा हो गया कि जब घंटी बजती है तो भोजन मिलता है, अब भोजन मिलता है तो लार टपकती है, ये कंडीशन हो गई उसकी। तो कंडीशनल स्टिमुलस है जो क्या हो गया? घंटी। ये कैसा उद्दीपक है? कृत्रिम है, अनुबंधित है, इससे उसको बांध दिया गया। उसका जो वो लार वाली जो प्रोसेस है, उसका माइंड है, उसमें ये चीज सेट कर दी गई। तो अनुबंधित उद्दीपक उसको मान लेंगे। अस्वाभाविक उद्दीपक या अननेचुरल उद्दीपक या सहायक उद्दीपक इसको कह सकते हैं, कृत्रिम उद्दीपक इसको हम कह सकते हैं। और यूसीएस उसी समय जो भोजन है वो दिया ही जा रहा था और रेस्पॉन्स उसको मिल रहा था, मतलब उससे मिल रहा था लार टपकना, जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब आप हैं जो उसको अस्वाभाविक उद्दीपक से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और लार टपकवा रहे हैं। अंतिम स्थिति क्या बनती है जो भी इसमें बताया है, तो इसको समझ लेते हैं। अनुबंधन के पश्चात क्या होता है? बीच में से जो यूसीआर है उसको हटा दिया आपने, भोजन को हटा दिया, तो सी एस सी आर संबंध प्रतिक्रिया अनुबंधित प्रतिक्रिया होगी। यू सी एस यू सी आर, सी एस यू सी एस यू सी आर, सी एस सी आर। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आए तो कोई भी चीज़ समझनी नहीं है। आपको क्या करना है, केवल इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इधर कोई वो जो कुत्ता है उसके सामने जो घंटी बजाई गई और उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। अब बीच में एक चीज़ है उसको गायब कर दिया गया, वो क्या है? भोजन। भोजन है उसको गायब कर दिया, उसके बावजूद उसकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है लार टपकने वाली वो हो रही है। तो ये है जो कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि घंटी। सी एस जहाँ भी नाम आएगा वो जो उसका मतलब आपको घंटी समझना है, और आपको यहाँ पर सी आर है मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स समझना है। और ये चीज़ समझेंगे आप तो फिर जो काम आराम से आपका हो जाएगा। ये जो ये पूरा का पूरा जैसे यू सी एस हैं, यू सी आर हैं, ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है ना, ये या सी आर हैं, इसका मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स है। सी एस का मतलब हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। तो बाकी तो और कोई शब्द है ही नहीं, आराम से समझ जाएंगे इसको। केवल घंटी के उपस्थित होने पर लार टपकना संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाती है। तो अगर बाई चांस में एग्जाम में ऐसे आ जाए कि संबद्ध प्रतिक्रिया किसे कहेंगे इस प्रयोग में, तो घंटी उपस्थित है और लार टपकना, मतलब उसमें एक चीज अनुपस्थित है, वो क्या है? भोजन। भोजन के अनुपस्थित होने के बावजूद केवल घंटी की आवाज के साथ है जो प्रतिक्रिया करना, वो संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाएगी। जब लगातार सी एस कंडीशनल स्टिमुलस मतलब घंटी उसको उपस्थित किया जाता है, तो सी आर का जो कंडीशनल रेस्पॉन्स है उसका बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। मतलब बहुत दिनों तक आप घंटी बजाते रहेंगे, खाना नहीं देंगे, तो धीरे धीरे जो वो कुत्ते को पता चल जाएगा कि साले घंटी बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते, तो वो माइंड से उसके निकल जाएगा, तो वो विलोपन कहलाएगा। अनुबंधन के प्रकार। सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक का मतलब हो गया कि एक तरीके से वो टाइम है, घंटी और भोजन साथ साथ, तो सहकालिक मतलब एक ही समय में। विलंबित अनुबंध, इसका मतलब हो गया कि थोड़ा सा शुरुआत व अंत दोनों पहले होता है ना। डिलेड कंडीशनल, सी एस और यू सी एस से शुरुआत व अंत दोनों, अंत दोनों है जो पहले होता है। अवशेष अनुबंधन, चिह्न अनुबंधन भी जिसको कहते हैं, सी एस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले लेकिन समय अंतराल होता है। जो ये जो घंटी बजाना है ये भोजन है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतराल होता है। और पश्चगामी, इसका मतलब हो गया कि पहले खाना दे दिया बाद में घंटी बजाई गई, तो उसको पश्चगामी अनुबंधन कह सकते हैं। ये चारों आराम से समझ में आ जाएंगे, बहुत कोई कठिन है नहीं। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? प्रेरक का प्रभाव, जैसे भूख, जैसे कुत्ता एकदम फुल है तो फिर वो प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये बात हो गई। ऐसे हमें समझना है, कारक का मतलब ये होता है। उत्तेजकों के प्रभाव का प्रबंध, निकट का जल्दी अनुबंधन, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन कितना है उससे प्रभाव पड़ेगा। नियंत्रित वातावरण, जैसे उसको एकदम व्यवस्थित वो इस तरह से बांध रखा था, अभी हमने देखा था, तो बाधा डालने वाले तत्व नहीं होना भी प्रभावित करेगा। मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल लड़कियों में ज़्यादा, तो ये भी प्रभावित होता है अनुबंधन वाला। बुद्धि का प्रभाव, मंद बुद्धि में ज़्यादा। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन का भी प्रभाव पड़ता है। एज का प्रभाव पड़ता है, छोटे बालकों में ये जो अनुबंधन जल्दी होता है। विलोपन, एक्सटिंक्शन है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें जो कारक के रूप में यूज हो सकता है। सामान्यकरण व सहचर्य नियम का प्रभाव इसको कह सकते हैं। आईपी पावलोव अधिगम सिद्धांत विशेष, सीखने का आधार अनुबंधन है, ये बात करते हैं आईपी पावलोव। इस सिद्धांत के प्रमुख नियम क्या हैं? एक तो है उत्तेजन का नियम, है ना, एक्सिटेशन। तटस्थ अनुबंधित उद्दीपक यानी कि जो सी एस है वो यू सी एस के साथ उपस्थित करने पर सी एस प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये हो गया घंटी, ये हो गया
आपका भोजन, और ये है जो कंडीशनल मतलब कि सी एस वापस, तो ये जो सी एस है घंटी है वो उत्तेजना उत्पन्न करेगी अगर ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने। आंतरिक अवरोध का नियम, लॉ ऑफ इंटरनल इनहेबिटेशन, तो इसमें क्या है, विलोपन का नियम। इसके अनुसार सी एस के बाद यू सी एस नहीं मिलने पर सी एस के प्रति जो अनुक्रिया है वो धीरे धीरे कम होकर लास्ट में विलुप्त हो जाती है। बाह्य अवरोध का नियम, लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहेबिटेशन, इसके अनुसार सीखने के दौरान सी एस के साथ नया उद्दीपक दिया जाता है तो सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे घंटी व भोजन के मध्य किसी गाड़ी की आवाज़, मतलब घंटी की आवाज़ कुत्ते तक पहुंची नहीं तो फिर वो चीज़ है जो बाह्य अवरोध कहलाएगी। उद्दीपक सीएसता स्वाभाविक उद्दीपक का क्रम, क्रम का भी फर्क पड़ेगा। मध्य का समय अंतराल अधिगम को प्रभावित करता है, अंतराल अधिक होने पर सीखना कमजोर हो जाएगा। जैसे अभी घंटी बजा दी, 1 घंटे बाद आप भोजन दे रहे हैं तो कहीं उसका वो संबंध जो नहीं है। उद्दीपक सामान्यीकरण, मूल उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वही अनुक्रिया करेगी। जैसे घंटी की जगह आपने कोई थाली बजा दी तो भी उसका ध्यान तोड़ा जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। विभेदन, प्रयासों के साथ साथ प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक व अन्य समान उद्दीपकों के प्रति अंतर उत्पन्न करना सीख लेता है, इसको हम कह सकते हैं विभेदन। डिस हाँ, डिस्क्रिमिनेशन, रेशन है ये, एक नेशन होता है, एक रेशन है ये। उच्च कोटि अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, इसका तात्पर्य जब बार बार घंटी को भोजन से पहले उपस्थित किया जाता है तो इतना प्रबल हो जाता है कि लार की प्रक्रिया जो पहले घंटी की आवाज़ पर होती थी वह रोशनी जलते ही होने लगती है, यही उच्च कोटि अनुबंधन है। अब ये रोशनी जलने का मतलब ऐसा है कि एक घंटी ही ऐसी है कोई, उसकी आवाज़ जब आती है ना तो वो जो घंटी जहाँ पर लगी हुई है वहाँ लाइट जलती है, तो घंटी की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी, केवल लाइट है वो, क्योंकि उसकी जो गति होती है फास्ट होती है तो वो उसकी आंखों तक पहुंचेगी और वो रेस्पॉन्स दे देगा, तो ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाएगा। विलोपन तथा स्वतः पुनर्लाभ, तो विलोपन शब्द हम देख ही चुके हैं कि धीरे धीरे आप जब सी एस को बंद करेंगे है ना तो सी आर भी बंद होगा ये चीज़, और वापस प्रदान करेंगे तो वापस शुरू हो जाएगा। पुनर्बलन, पावलोव के सिद्धांत में भोजन एक तरीके से पुनर्बलन है। आभासी अनुबंधन, आभासी अनुबंधन का मतलब ऐसा अनुबंधन जो हमें लग रहा है कि ये अनुबंधन है। भोजन व घंटी के मध्य समय अंतराल 4-5 सेकंड या 400-500 मिली सेकंड होता है। 0.4 है, सॉरी मैं 4-5 बोल गया, केवल 0.4 या 0.5 सेकंड। पावलोव एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी है। पावलोव सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। पावलोव के सिद्धांत में सीखना एक अस्थायी व आंशिक रूप से ही व्यवहार में परिवर्तन करता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया पर नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, यह व्यवहार आंतरिक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। 1920 में इस सिद्धांत पर वाटसन और रेनर ने अल्बर्ट नामक बालक पर भी प्रयोग किया था। ये सिद्धांत शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों को समझने में सहायक होता है। ये प्रयोग चूहे पर हुआ था। मोस के चूर्ण का प्रयोग कुत्ते के लिए, मोस एक विद्वान का नाम है। तनाव उत्पन्न पीड़ा शून्यता को सीखने के उपयोग, मायर व कित का प्रयोग किया गया था। लैंगिक उत्तेजना की व्याख्या में उपयोगी टेकमैन का प्रयोग था। यह सिद्धांत यह यह सिद्धांत यांत्रिक है, उच्च मानसिक क्रिया को सिखाने में उपयोगी नहीं है, जैसे समस्या समाधान, चिंतन, इनमें इसका यूज नहीं होता है। और नेक्स्ट है, कुत्ते की पैरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया जाए। कुत्ते को भोजन में मीट पाउडर दिया गया, प्रतिदिन 3 प्रयोग किए जाते थे, क्या बात है, ये उसकी पूरी थ्योरी है। मतलब प्रतिदिन 3 घंटी पर लार का स्त्राव नहीं किया, लेकिन चौथे दिन 18 सेकंड बाद कुत्ते ने 60 बूंद लार का स्त्राव किया गया। कुछ प्रयासों बाद 1 सेकंड पश्चात ही लार का स्त्राव प्रारंभ। ये कुल मिला के वो जो प्रयोग किया गया था उसकी कंप्लीट डिटेल है जो यहाँ हमें मिल रही है। ये चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, मेन जो पावलोव और उसका प्रभाव है वो देखना है। शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन पर नवीनतम तथ्य, आजकल जो क्या चीज़ें हैं इसमें और हम मान सकते हैं, क्योंकि ये तो कई सालों पहले का प्रयोग है। रेस, कोरला और वेगनर ने क्लासिकल अनुबंधन की बात की है। उन्होंने बताया कि सी एस यू सी एस में समीपता महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपसी संबंध महत्वपूर्ण है। इस संबंध को उन्होंने प्रासंगिक कहा, जबकि पावलोव ने समीपता को माना था। इनके अनुसार सी एस के लिए उसे सूचनात्मक या ज्ञानप्रद होना चाहिए। इसमें भी कुत्ते पर प्रयोग किया गया व गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया गया। निष्प्रभन और शेडोइंग क्या है, ऐसी घटना जिसमें मिश्रित अनुबंधित उद्दीपक का प्रबल तत्व कमजोर तत्व पर हावी हो जाता है, जिससे अनुबंधन कमजोर की जगह प्रबल हो जाता है। जैसे एक साथ मिश्रित सी एस के रूप में तेज ध्वनि और प्रकाश को उपस्थित किया जाए तो अनुबंधन तेज ध्वनि के प्रति हो जाएगा। हाँ, 2 चीजें हैं, प्रकाश भी है आवाज भी है, तो आवाज के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि 2 में से किसी एक के प्रति है जो अनुबंधन होगा। अवरुद्धता,
ये क्लासिकी अनुबंधन के निष्प्रबंध से संबंधित है। तात्पर्य है सी एस के रूप में ए और यूसीएस के साथ बार बार उपस्थित किया जाए तो ए के प्रति यूसीएस के समान प्रतिक्रिया प्रारंभ इस प्रारंभिक अनुबंधन के बाद ए सी एस के साथ बी सी एस को युग्मित करके उपस्थित किया जाए तो देखा जाता है कि ए के बजाय बी के प्रति बहुत कम अनुबंधन हो पाता है। तात्पर्य ए बी में अवरुद्ध पैदा कर रहा है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए जैसे पहले मतलब जो यूसीएस है मतलब भोजन है उसके साथ आप घंटी को बजा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर सीएस मतलब, तो यहाँ ठीक है अब कंडीशनिंग हो गई और ये घंटी है इसको हम ए कह सकते हैं ना, तो एक के साथ वो यूसीएस जुड़ गया। अब आप घंटी बजा रहे हैं साथ का साथ एक चीज और कर रहे हैं, कोई भी घंटी बजाने के साथ साथ जो बांसुरी भी बजा रहे हैं ना, तो बाद में कुछ दिनों बाद आपने घंटी बजाना बंद कर दिया और केवल बांसुरी बजाई, लेकिन जब घंटी बजने के बाद जो प्रतिक्रिया हो रही थी वो बांसुरी बजाने के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका मतलब ए है वो बी में अवरुद्ध पैदा कर रहा है, उसकी कंडीशनिंग है जो एक के साथ ज़्यादा हो गई है। अध्यंकन, अध्यंकन का मतलब क्या है? तात्पर्य प्राणी विकास के संवेदनशील प्रारंभिक समय में माता पिता या उनके प्रतिस्थापित उद्दीपक के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर लेता है। ये पक्षी में ज़्यादा पाया जाता है। अंडे से निकलते ही सबसे देखे गए चाहे वो माता पिता हो या अन्य उद्दीपक के साथ सामाजिक संबंध बना लेना। क्या बात है, जैसे कि बच्चा का माँ के प्रति प्रेम। ये स्टडी 1937 लॉरेंस द्वारा की गई थी। अभ्यसन, हैबिट्यूशन, यह एक असहचार्य अधिगम का प्रकार जिसमें प्राणी उस उद्दीपक के प्रति उत्तरोत्तर कम मात्रा में अनुक्रिया करता है जो उसके सामने बार बार उपस्थित किया जाता है। बार बार उपस्थित होने से उसके प्रति अनुक्रिया में क्रमिक ह्रास हो जाता है। पहली बार तेज आवाज होने पर डरना, फिर धीरे धीरे एकदम से कम हो जाना, ये अभ्यसन हो गया, हैबिचुएशन। संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन, ये भी असहचार्यात्मक अध्यगम। इस प्रकार यूसीएस की उपस्थिति के कारण प्राणी की क्रियाशीलता सीएस के प्रति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह सीएस के प्रति पहले से अधिक अनुक्रिया करने लगता है। हार्लो द्वारा स्वर्ण मत्स्य पर यह प्रयोग किया गया था। मिथ्या अनुबंधन, यूसीएस को प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है, वह सीएस पहली उपस्थिति में ही प्राणी में सीआर के समान अनुक्रिया उत्पन्न करता है बिना यूसी के युग्मन के ही अनुबंधन मिथ्या अनुबंधन है। मतलब आप यूसी का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं और अनुबंधन करवा रहे तो उसको मिथ्या अनुबंधन कहा जा सकता है। अनुबंधन अनुक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ा हमें देखना चाहिए इनको। तो क्या क्या है? विशिष्ट केवल उद्दीपन से उत्पन्न अस्थायी व अस्थिर, यानी ये विशिष्ट होता है अनुबंधन और उद्दीपन से उत्पन्न होता है। अस्थायी होता है, अस्थिर होता है, संपूर्णता पर आधारित होता है। बच्चों में अनुबंधन अनुक्रिया जल्दी होगी, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी होगी। अनुबंधन अनुक्रिया बच्चों में भी जल्दी होगी। इस तरह की बात की गई है। मतलब ये इसकी अनुबंधन की विशेषताएं हैं, कंडीशन रेस्पॉन्स की विशेषताएं। अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार कैसे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। प्रवृत्त्यात्मक, सकारात्मक, एप्टीटिव भोजन, मतलब कि अनुबंधित जो उद्दीपक हैं उनमें एक भोजन है उसको हम सकारात्मक या प्रवृत्त्यात्मक मान सकते हैं। विमुखी, नकारात्मक, सजा, है ना, व्यवसाय। शिक्षा में उपयोगिता क्या है तो क्रो एंड क्रो क्या करें, ये सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावनाओं का विकास करता है, सुलेख व अक्षर विन्यास में यूजफुल है। और क्या क्या बातें हैं, बालक के भाषात्मक विकास में यूजफुल हैं, समूह निर्माण में अच्छा है, बालक में भय को दूर करना, भ्रम को दूर करना उसमें यूजफुल है। वाटसन ने खरगोश और बच्चे पर प्रयोग किया था। आदतों के निर्माण में उपयोगी हैं, बुरी आदतों को दूर करने में उपयोगी हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा, धनात्मक व्यवहार अभिवृत्ति मूल्यों के विकास में सहायक हैं, मानसिक रोगियों के इलाज में उपयोगी हैं। भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या है, जैसे डरते हैं ना बहुत सारी चीज़ों से तो उसकी बढ़िया व्याख्या ये देता है। साहचर्य व सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल देता है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, तो उन चीज़ों के साथ हमारा माइंड है वो भी उसको उसी हिसाब से कंडीशन हो जाता है। भय, प्रेम व घृणा के भाव जागृत करने में उपयोग में ये प्रयोग साहचर्य नियम पर आधारित होता है। ये शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार है जो एक शब्द आपने सुना होगा ब्रेन वॉश, कि उसका तो ब्रेन वॉश हो गया। मतलब कोई व्यक्ति सही है लेकिन उसके प्रति हमारे मन में जो घृणा का भाव हो जाता है, या कोई व्यक्ति है जो गलत है लेकिन हमारे मन में उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। तो ये भी एक बहुत सा मतलब कि एक खतरनाक बात कह सकते हैं जिसको हम। वाटसन ने इसी सिद्धांत पर अपने 11 माह के बच्चे अल्बर्ट और खरगोश पर प्रयोग किया था। कदाचारी, समस्या परक व कुसमायोजित बच्चों के उपचार में ये उपयोगी है, समायोजन में भी सहायक है, एडजस्टमेंट में सहायक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद आगे हैं प्रबलन सिद्धांत, तो बात करते हैं।
CL हल के द्वारा दिया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है प्रेवलेंस सिद्धांत। और इससे पहले जो सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से उनका रिवीजन करना। रिवीजन में भी ऐसे नियम रखना आपको, जैसे थार्नडाइक के बारे में हमने पढ़ा था, तो थार्नडाइक याद रह जाएगा आपको, प्रयत्न भूल याद रह जाएगा। अब बार बार आपको जो उपनाम है उसकी जो कहानी है उसको रिवाइज करते रहना, तो सारी चीज़ें बार बार दोहरान के कारण बढ़िया से याद हो जाएगी। फिर हमने बात की थी दूसरे नंबर पे जो पढ़ा था हमने, IP पावलोव द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था। और इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात थार्नडाइक के साथ और करनी चाहिए हमें। थार्नडाइक ने जो नियम दिए थे, 3 मुख्य हैं, 5 गुण हैं और उप नियम है, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। वहाँ से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा है। एक का तो हमने सूत्र बना ही दिया था, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ऐसे ही इनका भी और कोई ट्रिक बना के, और जो भी उप नियम थे उनको ट्रिक बना के आपको याद कर लेने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने IP पावलोव की जो बात की थी, उनका जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको परंपरागत भी कहते हैं, शास्त्रीय भी कहते हैं, क्लासिकल, या ऐसे बहुत सारे शब्द, तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तीसरे नंबर का सिद्धांत हम बात कर रहे हैं प्रबलन सिद्धांत, री थ्योरी। अंग्रेजी नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत सी बार एग्जामिनर है जो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है उसमें भी यही सब चिपका देता है, और अंग्रेजी में तो खैर वो ट्रांसलेशन आएगा तो उसमें ये आएगा ही। तो हमें थोड़ा सा जो मेन थ्योरी का नाम है वो तो कम से कम अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो किताबें हैं, रिसर्च हैं, वो इंग्लिश में ही है, वहाँ से ट्रांसलेट की गई है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रणालीबद्ध व्यवहार भी कहते हैं, गणित निगमन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, विधिक सिद्धांत या जैविकीय सिद्धांत या आत्म संशोधन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत, समपोषक सिद्धांत, या इसको यथार्थ का सिद्धांत, ये समपोषक तो हो गया, परिष्कार का सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब थोक में उपनाम है खूब सारे। और ये हमारे CL हल साहब हैं, 1915 लिखा हुआ है। तो एक बार नाम वापस देखते हैं। प्रबलन सिद्धांत के उपनाम है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार, गणितीय निगमन सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण आकलन अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, या समपोषक का सिद्धांत, या परिष्कार सिद्धांत, या निगमन, या फिर प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत। इसके इतने सारे नाम हैं, तो याद रखने हैं आपको। प्रतिपादक का नाम दे रखा है CL हल, 1915, अमेरिका के थे ये। जैसे पावलोव हैं जो हम बात कर चुके हैं, रूस के थे, ऐसे ही अमेरिका, तो थोड़ा याद रखना आपको। 1942-43, 1952-53 में इसमें 2 बार है जो संशोधन हुआ है, 42-43 में और 52-53। पुस्तक है व्यवहार के सिद्धांत, बढ़िया पुस्तक। ये सिद्धांत थार्नडाइक व पावलोव के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। मतलब उनको पढ़ा, रिसर्च की, बहुत अच्छे से समझा, और फिर उनके आधार पे अपना खुद का एक नया प्रयोग कर लिया। आधार वाक्य क्या है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। जब कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है, ना होने पर क्रियाशील बन जाता है प्राणी। प्रयोग किया गया था चूहे पर। SOR सूत्र को स्वीकार किया है। SOR सूत्र को स्वीकार किया है, इसका मतलब क्या हुआ? इनसे पहले इन्होंने जिन पर रिसर्च की थी या जिनको पढ़ा था वो थे थार्नडाइक और पावलोव। उसी के आधार पर जो सूत्र था SOR, उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हाँ ये है जो सही है। आगे है, इन्होंने स्वयं एक सूत्र का प्रतिपादन किया, वो था BDH। B का मतलब हो गया बिहेवियर, D का मतलब हो गया ड्राइव या ड्राइवर, और H का मतलब हैबिट यानी आदत। तो बिहेवियरल है वो जो चालक, और आदत है उसका गुणनफल है। कुल मिलाकर ऐसा सिद्धांत इन्होंने सूत्र है जो प्रतिपादित किया था। एजुकेशन में क्या इसका यूज है? तो यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा प्रेरणा के ऊपर बल देता है, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। देखो, आवश्यकता हो गया, प्रेरणा हो गया, दोनों चीजें। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अपने यहाँ डायलॉग भी है। प्रेरणा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि प्रेरणा जो सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिगम में अभिप्रेरणा का सबसे ज्यादा रोल होता है। यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, कृत्रिम प्रोत्साहन और पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या बात है! यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निर्माण में महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो फिर आपको क्या याद रखना है, पक्का याद रखना है, और उस सिद्धांत का नाम है जो है प्रबलन सिद्धांत।
आगे है, ये सिद्धांत उच्च स्तर पर उपयोगी है, हायर लेवल पर इसका यूज ज्यादा है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है। क्लार्क, हाँ मतलब क्लार्क मतलब सीएल हल अधिगम सिद्धांत विशेष, मतलब सीएल हल ने जो अधिगम सिद्धांत दिया है, जो प्रबलन सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में क्या बातें हैं जो खास हैं उन पर यहाँ चर्चा की गई है। यह अधिगम सिद्धांत व्यापक है, इसमें स्थानापन्न का सिद्धांत व प्रभाव का नियम भी शामिल है। स्थानापन्न का मतलब एक की जगह दूसरे को चेंज करना। अधिगम की विधिवत व स्पष्ट प्रकृति प्रस्तुत करता है, परिकल्पित निगमन विधि पर यह आधारित है। खोज व अनुसंधान को इम्पोर्टेंस है इसमें, ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। गणित के 17 नियम व 17 उपनियम उनके ऊपर ये आधारित है। हल द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चर आदत, शक्ति, चालक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध, अनुबंधित अवरोध, सशक्त प्रतिक्रिया, सामान्यीकृत आदत शक्ति, सामान्यीकृत सशक्त प्रक्रिया, कुल अवरोधक शक्ति, अनिश्चित प्रतिक्रियात्मक शक्ति, इतने सारी जो चीजें हैं उनको जो मध्यवर्ती स्तर है उस पर रखा गया है। और पूर्ववर्ती चर में पुनर्बलन की संख्या और चालक स्थितियां, उत्तेजक की तीव्रता, अनुक्रियात्मक कार्य हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा पुरस्कार की मात्रा है वो भी इसके अंतर्गत आती है। कौन से के अंतर्गत आती है? पूर्ववर्ती चर के अंतर्गत। सीएल हल प्रबलन सिद्धांत विशेष तथ्य, वापस से वही विशेष मतलब उससे रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 3 बातें हैं। सीएल हल का सिद्धांत परिसीमित प्रयोगात्मक आधार पर डिपेंड है। ये अधिक गणितीय, संख्यात्मक, सैद्धांतिक, पूर्ण व स्थायी है। ये नियमों, उपनियमों, निष्कर्षों पर आधारित है। मतलब एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या है, वैज्ञानिक है। मतलब विज्ञान में जिस तरह से चीज़ें होती हैं, नियम, रूल हैं, सब रूल हैं, या उसका जो मतलब लास्ट एंड फाइनल क्या चीज़ है जो निकल के आ रही है, निष्कर्ष है, वो चीज़ें सब हैं। और प्रयोग पर आधारित है तो वो तो है ही है विज्ञान सम्मत। हल के नियम, शारीरिक प्रसाधन नियम 1 व 2, शरीर में जन्म के समय लक्ष्य उन्मुख अनुक्रिया का उत्तरोत्तर क्रम होता है। स्नायु संबंधी उत्तेजनाओं में अनुक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है जो बाद में अंतः कार्यों को प्रभावित करती है। चालक व अनुक्रिया प्रोत्साहन नियम 3, नियम 1 और 2 ये हम बात कर चुके हैं। नियम 3 है चालक व अनुक्रिया प्रोत्साहन। यदि अनुक्रिया उत्तेजना संकेत के साथ संबंधित है तो दोनों चालक प्रसूत उत्तेजना को कम करने वाले हो तो उस उत्तेजना संकेत में अनुक्रिया को प्रोत्साहन करने की अधिक शक्ति होगी। आदत निर्माण व पुनर्बलन नियम 4, आदत शक्ति क्रमिक पुनर्बलन से बढ़ती जाती है। आदत, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, आदत का भी बहुत जगह है जो पुनर्बलन या फिर आदत निर्माण और पुनर्बलन है वो एक दूसरे से आपस में को रिलेट किए जा सकते हैं। प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें 6, 5, 6, 7, 8 तक जो नियम है वो सब आ जाएंगे। प्रतिक्रियात्मक शक्ति अनुक्रिया को करने की प्रवृत्ति की शक्ति है। प्रतिक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स है ना। और इसके नियम, इसको भी कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जो अभिप्रेरणा में थी, चालक है। चालक अनुक्रिया आदत को, शक्ति को, प्रतिक्रियात्मक शक्ति को सक्रिय बनाता है। उद्दीपक तीव्रता, प्रतिक्रियात्मक शक्ति इस पर आधारित होती है कि वो कितना तीव्र है, उद्दीपक कितना तीव्र है। प्रोत्साहन अभिप्रेरणा, प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रोत्साहन के रूप पर आधारित है, कितना किस लेवल पर प्रोत्साहन मिल रहा है। आदत की शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति उस आदत की शक्ति पर आधारित है जो चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावी बनाती है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति का अवरोध 9 नंबर का नियम, सामान्यीकरण आदत शक्ति व सामान्यीकृत प्रतिक्रियात्मक शक्ति 10, 11 और 12 नियम। जब उत्तेजक समान हो तो आदत की शक्ति सामान्यीकृत शक्ति बन जाती है। यहाँ से किसी तरह का कोई प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन जो शब्द हैं उनको सबको आपको ध्यान देना है कि ये शब्द हैं जिनका उपयोग इस नियम के अंतर्गत किया गया है। बाकी शब्द हैं उनको बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चालक, चालक हमने अभिप्रेरणा पढ़ रखा है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा पढ़ चुके हैं। उद्दीपक हम पढ़ चुके हैं। उद्दीपन शब्द हम पढ़ चुके हैं। तीव्रता का मतलब आपको आता है। तो ऐसी बातें हैं, जैसे अभिप्रेरणा ज़्यादा होगी सीखेगा ज़्यादा, प्रोत्साहन ज़्यादा होगा ज़्यादा सीखेगा, चालक ज़्यादा शक्तिशाली होगा ज़्यादा सीखेगा, या फिर कमज़ोर है तो कम सीखेगा, प्रोत्साहन कम है तो कम सीखेगा, अभिप्रेरणा नहीं है तो नहीं सीखेगा, उद्दीपन तीव्र नहीं है तो नहीं सीखेगा। इस तरह से ये पूरी थ्योरी है, उसको समझना आपको। प्रतिक्रियात्मक शक्ति समय समय पर बदलती रहती है, मतलब फ्लक्चुएट होती है वो। वास्तविक अनुक्रिया, प्रतिक्रियात्मक शक्ति पर वास्तविक अनुक्रिया घटित होती है। निष्कर्ष, प्रतिक्रियात्मक शक्ति, अव्यक्त प्रतिक्रिया जितनी कम होगी प्रतिक्रियात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। मतलब प्रतिक्रिया है उसको बार बार व्यक्त नहीं किया जा रहा, तो अंतिम रूप से वो चीज़ है जो ज़्यादा सही रहेगी। नियमित नियम 15 है वो कह रहा है कि प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रतिक्रियात्मक विस्तार पर आधारित होती है, कि जो प्रतिक्रिया है वो कितनी विस्तृत है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति निरंतर अपुनर्बलन का परिणाम है।
प्रतिक्रियात्मक शक्ति बनी रहेगी अगर पुनर्बलन नहीं मिल रहा तो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तियों के अंदर विभिन्नताएं होती है, वह विभिन्न समय में एक ही व्यक्ति की शारीरिक शक्ति भी अलग अलग हो सकती है। CL हल और क्या बात करते हैं। CL हल ने 1915 में ये सिद्धांत दिया, जिसका प्रकाशन है जो 1943 में प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में किया गया। मतलब कि 1915 में प्रयोग कर लिया, उसके लगभग 27-28 साल बाद जो इसको पब्लिश किया गया। 1951-52 में इसमें संशोधन हुआ। इस सिद्धांत में परिकल्पित निगमन तार्किक निगमन विधि का प्रयोग किया गया है। ये पक्का याद रखना कि प्रबलन सिद्धांत है उसमें कौन सी विधि यूज हो रही है, तो तार्किक निगमन या परिकल्पित निगमन। 17 नियम आधारित 133 प्रमेय का प्रयोग। हाँ, मैथ्स के 17 सूत्र वो भी हमने देखा ही था। 1921 में पुस्तक है मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग, ये 1921 में पुस्तक आई थी। प्रोत्साहन विप्रेरणा, इस हल ने के सांकेतिक एक संकेत मतलब अक्षर दिया है। हल ने 1953 में बताया बड़ा प्रोत्साहन के देने से निष्पादन का स्तर छोटे प्रोत्साहन के देने पर के निष्पादन स्तर से अधिक श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ये धीर सर ने उठाया है अंग्रेजी की किताब से और उसको जो गूगल की सहायता से ट्रांसलेट किया है, तो बहुत सारे शब्दों में जो इसी कारण समस्या आती है। सब जगह जो कॉपी पेस्ट होती हैं चीज़ें, कुछ को समझा जाता है, कुछ को फिर इसी तरह जोड़ जुगाड़ करके और काम चलाया जाता है, तो थोड़ा सा इसी कारण समझने में यहाँ जितना हम देख रहे थे वो पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन है, और गूगल है जो एकदम परफेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करता है, शब्दों को आगे पीछे कर देता है, तो थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आ रही है, जैसे एक के सांकेतिक शब्द उन्होंने दिया, किन्होंने दिया, हमारा ये जो प्रयोग जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है उसके द्वारा CL हल के द्वारा ये शब्द दिया गया था, इसको आपको समझना है। ये एक तरीके से यहाँ पर मतलब संकेत के रूप में हमारे सामने जो काम कर रहा है। और उद्दीपक तीव्रता गत्यात्मकता, इसको V से दर्शा सकते हैं हम, है ना। इसका तात्पर्य है बाह्य उद्दीपक की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी और सीखी गई अनुक्रिया के होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। ये बात हम कर चुके हैं कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है तो लर्निंग भी ज़्यादा होगी, और उनका प्रभाव अगर कम है तो लर्निंग भी कम होगी। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। प्रणोद हास से प्रणोद उद्दीपक हास में परिवर्तन, हास का मतलब कमी होना। 1953 में हल ने 1952 मतलब 42 के सिद्धांत में जो प्रणोद हास पर बल दिया था, प्राणी को अनुक्रिया करने के बाद जो प्रोत्साहन मिलता है उसमें प्राणी के प्रणोद में कमी नहीं होती, तो सीखना नहीं हो सकता। लेकिन 1953 में कहा कि प्रोत्साहन देने से प्रणोद में कमी नहीं बल्कि प्रणोद के संबंध उद्दीपकों में कमी आ जाती है, और उन्होंने जो नाम दिया था उसको SD नाम दिया था। भिन्नात्मक पूर्वोत्पादित लक्ष्य अनुक्रिया, इसका संकेत उन्होंने RG रखा। इसका तात्पर्य उस अनुक्रिया से है जो प्राथमिक पुनर्बलन की प्राप्ति से पहले उपस्थित उद्दीपकों के साथ अनुबंधन से होती है। यह लक्ष्य अनुक्रिया मतलब कि जो पहले से टारगेट बना रखा हमने के दौरान पुनर्बलन प्राप्ति से पहले होती है। आदत समूह पदानुक्रम, लक्ष्य प्राप्ति अनुक्रियाओं का एक समूह है जिसमें जो प्राणी उन अनुक्रिया को करता है जिसके करने के तुरंत बाद पुनर्बलन मिलता है, ये पदानुक्रम में एक के बाद एक अनुक्रिया करता है, यही आदत समूह पदानुक्रम है। 4 स्तरीय पूर्व कथनात्मक तंत्र, हल ने 1953 में 3 चरों को प्रयोग में रखा था, स्वतंत्र, मध्यवर्ती और आश्रित। इन चरों को 4 स्तरीय तंत्र में व्यवस्थित किया, जिसमें पहली अवस्था स्वतंत्र चर की, फिर दूसरी और तीसरी अवस्था मध्यवर्ती की, और लास्ट है जो आश्रित चर की रखी। हल के सिद्धांत में आदत बल, अंतर्मोद, पुरस्कार, अभिप्रेरणा और उत्तेजना क्षमता महत्वपूर्ण रही। हल का सिद्धांत क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है, इसे आत्म संशोधक सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रमबद्ध लग रहा है, इस कारण थोड़ी सी जो डिटेल है वो थोड़ी सी मतलब कि आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रही। आदत शक्ति को SHR कहा है। तात्पर्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करके पुनर्बलन मिलता है, जिससे उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य बढ़ता है और उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की आदत बढ़ जाती है। अंतःक्रिया शक्ति, इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जैसे आप जो फर्स्ट आने की आदत डाल लेते हैं तो हमेशा आप फर्स्ट आते रहेंगे, और आप लास्ट में जब भी कोई मेन एग्जाम होगा उस समय भी फर्स्ट आएंगे। और जब आप अपनी आदत ही ऐसी बना लेते हैं लास्ट आने की तो फिर आप लास्ट ही आते जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है, ये हमें समझनी चाहिए। जैसे आप मेहनत करने की आदत डालेंगे तो हर बार आप मेहनत करते रहेंगे और उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेगा।
आलस की आदत डाल लेंगे तो फिर वो रिजल्ट भी उसी तरह का मिलता रहेगा आपको। अंतःक्रिया शक्ति प्रणोद आदत शक्ति का परिणाम होती है, ये ध्यान रखना है। हल उत्तेजन क्षमता का सूत्र दे रखा है, E बराबर H इंटू डी इंटू के इंटू बी। अब यहाँ हमने सारी बात की थी, ड्राइव हो गया, हैबिट हो गया, बिहेव, यहाँ पर E है, इसको देखेंगे, अभी हम जस्ट अभी बात करके आए थे। और के और वी है जो वो उन्होंने जो नाम दिए थे, जिसमें वी का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की तीव्रता, है ना, एक तरीके से। और के है, के का मतलब हो गया आप जो भी इनाम दे रहे हैं और उससे जो भी प्रेरणा मिल रही है वो। डी का मतलब हो गया अंतर्नोद, एच का मतलब हो गया अनुक्रिया आदत बल। यदि इस सूत्र में प्रतिक्रिया प्रतिरोध को घटाने पर परिणाम आता है तो वह समग्र उत्तेजनात्मक क्षमता है, SER उसको कहा जा सकता है। और ये हमने पढ़ लिया है सिद्धांत नंबर अपना कौन सा था, तीसरा, प्रेवलेंस सिद्धांत। प्रेवलेंस सिद्धांत की जो थ्योरी है वो थोड़ा सा, क्योंकि भले ही कोई स्टूडेंट है उसको समझ में आ गई हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि इसमें जो थ्योरी दे रखी है उसमें सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में है या फिर हिंदी में भी बहुत हाई स्टैंडर्ड के शब्द हैं। हाई स्टैंडर्ड के शब्द का मतलब हो गया, जैसे हम यहाँ पर शब्दों को देखते हैं थोड़ा सा, या ज़्यादातर लास्ट में तो ठीक है, जैसे यहाँ शब्द आया है सम्मोहन है, पदानुक्रम है, पूर्व कथनात्मक है, फिर इसके अलावा जैसे पदानुक्रम है, और भी हम बात कर रहे थे जैसे भिन्नतात्मक। अब भिन्नतात्मक पूर्व पादित लक्ष्य अनुक्रिया, तो हालांकि हिंदी में है लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगेगा कि यार ये क्या कहानी है, तो इस कारण से थोड़ा सा इसको हम कम समझ पाए हैं। लेकिन सरल शब्दों में इसको अगर हम समझना चाहें तो हमारे व्यवहार में कोई बदलाव होगा या लर्निंग होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। कि कोई भी एक क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया के प्रति हमारा मतलब कि हमारी आदत में है, जैसे कोई व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है, अब साइकिल चला रहा है तो हर दिन वो साइकिल चलाता रहेगा, ठीक बात है। तो अब जब भी जैसे मतलब लास्ट 30 दिन से वो डेली है जो 3 किलोमीटर साइकिल चला रहा है, अब 31वें दिन जब वो साइकिल लेके निकलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, या उसी रास्ते पे चल रहा है तो उसको कहाँ पर किस प्रकार का मोड़ है या ब्रेकर है, सारी चीज़ें उसके ध्यान में रहेगी। और एक व्यक्ति है जो पहली बार साइकिल चला रहा है तो उस समय क्योंकि वो उसकी आदत में नहीं है, तो आदत शक्ति को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में रखा गया है। एक तो आपको ये समझना था, है ना, एच में SHR जो दिखा रखा अनुक्रिया आदत बल, है ना। इसके अलावा अंतर्नोद, अंतर्नोद का मतलब है किसी भी व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसका जो अधिगम का उसका स्पीड मतलब अधिगम है उसका विस्तार हो सकता है, या उसकी गति हो सकती है, या उसका मतलब कि स्थायी प्रभाव हो सकता है, उसको प्रभावित करेगा अंतर्नोद। और पुरस्कार अभिप्रेरणा, पुरस्कार अभिप्रेरणा का मतलब यही हो गया, जैसे हमने बहुत सारे गेम्स वगैरह देखे हैं, कोई भी खेल है, या फिर एग्जाम में भी एक तरीके से जैसे पुरस्कार है उसका छोटा रूप तो हम कह सकते हैं, जैसे आप हैं जो 10th क्लास में कोई गर्ल्स हैं और 75% प्राप्त किए हैं उसने, तो उसको गार्गी पुरस्कार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी है, उसमें कोई एक अभ्यर्थी है उसने एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हुआ है, अब सिलेक्शन हुआ है तो बाद में अगर और कहीं उसको उस टाइप की मेहनत करनी है तो पुरस्कार अभिप्रेरणा जो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, या पहले ही उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि आप अगर इतने नंबर ले आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलने वाली है, तो वो चीज़ के रूप में यहाँ पर लिखी गई है और वो उसको प्रभावित करती है। इसके अलावा एक चीज़ और आई थी कि उद्दीपक की तीव्रता, वहाँ पर आपको जिस लेवल पर जो चीज़ मिल रही है वो कितनी ज़रूरी है। जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि इस तरह का बहुत कठिन टॉपिक पढ़ना, लेकिन यहाँ पर उद्दीपक की तीव्रता है जो ज़्यादा है, कैसे है कि भाई उनको एग्ज़ाम क्लियर करना है और वो जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया उनके लिए, इस कारण वी फैक्टर भी वहाँ पर काम करता है। एक थ्योरी है जो केवल इन 4-5 लाइनों में आप समझ लेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है, किसी भी व्यक्ति का अधिगम है वो उसकी आदत से, उसके दिमाग में चल रही चीज़ों से, अंतर्मोद से, उसको मिलने वाले इनाम से, उसको जिन उद्दीपकों ने प्रभावित किया है उनकी मतलब तीव्रता से, इन सब चीज़ों से प्रभावित होता है। और इसीलिए इसको ज़्यादा वैज्ञानिक भी माना गया है। बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने, जैसे स्किनर है, उन्होंने कह दिया था कि सबसे बेस्ट यही है। तो ये इसकी बात हो गई। बाकी जो हिंदी शब्द हैं जैसे प्रतिक्रिया शब्द, अनुक्रिया शब्द, अनुक्रिया हम हिंदी में सामान्य शब्दों में समझे तो अनु का मतलब होता है पीछे, यानी किसी व्यक्ति ने हमें कोई काम करने के लिए मोटिवेट किया और हम उसके बाद वो काम कर रहे तो वो अनुक्रिया हो गई एक तरीके से। उद्दीपक का हम मतलब हम जानते ही हैं, किसी के प्रति हमें प्रेरित करता है कोई भी चीज़ है वो उद्दीपक कहलाएगा। आदत का मतलब हमारी प्रैक्टिस में आ गई है कोई चीज़ और वो बार बार हम करते हैं, या वो काम करते समय हमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, तो वो आदत हो गया।
तो ये सारी बातें इसमें थी। प्रबलन सिद्धांत हमने देखा था, आगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और इससे आगे जो भी सारी डिटेल में चीज़ें हैं उनको हम अपने इस अधिगम वाला जो टॉपिक है उसके भाग 2 में देखेंगे। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी यहाँ तक देख रहे हैं उनसे अब मैं यही कहना चाहूँगा, देखो इतनी डिटेल में को बहुत जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है जो बहुत कम विद्यार्थी कर पाएंगे, और एक बार आपको कम से कम इस तरह से पूरी डिटेल में चीज़ों को समझ के और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और एक बार आप वापस से वीडियो देखेंगे, एक बार तो अभी देख लिया, एक बार वापस वीडियो देखेंगे, उसके बाद तीसरी बार में जब आप वीडियो देखेंगे उस समय आपको नोट्स बनाने हैं। तो तीसरी बार में क्यों बनाने हैं, जब आप तीसरी बार में नोट्स बनाओगे तब तक चीज़ें समझ में आ चुकी होगी और नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी। आप है जो बहुत कम शब्दों में बहुत कम पेज आपके बनेंगे और नोट्स है जो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप जितना समय उसमें लगाना था वो लगा चुके हैं, और नोट्स कम रहेंगे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन है जो ज़्यादा बार कर पाओगे। और कोई भी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, या परीक्षा में केवल साइकोलॉजी पढ़ के नहीं जानी है, मेंस में 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन है जो साइकोलॉजी के अलावा आएंगे, मतलब आपको इन 140 पे फोकस करना उस समय। तो इन 10 क्वेश्चन के लिए अभी पूरी जान लगा दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको अच्छे से समझ लो, देख लो, लेकिन जब नोट्स बनाओ तो थोड़े शॉर्ट बनाना, कम बनाना, ताकि फिर वो एग्जाम टाइम में आपको मदद कर सके, यानी आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सको, या ये जो 140 क्वेश्चन है इनके लिए ज़्यादा टाइम निकाल सको। तो आज के वीडियो के लिए तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो धन्यवाद है, और कल या परसों में ही मैं कोशिश करता हूँ कि अगला वीडियो भी जल्दी से तैयार कर लें जिससे टाइम मिलेगा, और भाग 2 और भाग 3 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।